अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल हैं, कैसे हैं? मैंने बड़ी एंट्री जो है ना बड़ी इमरजेंसी वाली मारी है। इतनी मैं भाग भाग के आई हूँ और मेरा सांस फूल रहा था, तो ये इतनी देर से हम टाइटल रिपीट कर रहे थे ताकि मेरा सांस बहाल हो जाए और मैं आपके सामने बात कर सकूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी आपसे, और वो ये कि हम ख़वातीन ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतनी सारी चीज़ें झेल जाती हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पैसों की तंगी हो, चाहे वो घर की कोई भी ऐसी परेशानी हो। आखिर एंड में मर्द थक हार के कंधे पे सर हमारे ही रखते हैं, चाहे वो हमारे बाप हों, चाहे वो हमारे बेटे हों, चाहे वो हमारे स्पाउस हों, या हमारे भाई भी हो सकते हैं। तो उनको एक ऐसी वो कहते हैं ना कि एक ऐसी गोद चाहिए होती है जो उनका मोराल अप करे, जो अगर वो हारे हुए हैं तो उनको दोबारा से ये बताए कि तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो। ना सिर्फ अपने घिरे हुए जो इर्द गिर्द के मर्द हैं जो उनकी ज़िंदगी के महवर होते हैं, उनका बाप, बेटा, भाई, स्पाउस, बल्कि वो अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी खड़ी हो जाती हैं। इतनी ही स्ट्रॉन्ग, कितनी ही स्ट्रॉन्ग खातून या औरत हो, मगर हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, और एक औरत की कमज़ोरी उसकी औलाद होती है। अगर उसकी औलाद को कुछ भी हो, ज़रा सी चोट लग जाए, तो वो जो तकलीफ़ दिल को पहुंचती है वो किसी और तकलीफ़ का मुकाबला कर ही नहीं सकती। कमज़ोरी तब आती है औरत के अंदर जब उसकी औलाद का मामला हो। अगर आप बचपन से शुरू करें, बचपन में गिरना, चोट लगना, क्लास में पीछे रह जाना, आगे बढ़कर उसकी ज़िंदगी में जो उसके स्पाउस है अगर उसने तंग किया, उसके दिल को कोई ठेस पहुंची हो, कोई और ऐसी प्रॉब्लम जो उसकी औलाद को फेस करनी पड़ी हो, उसका सबसे ज़्यादा असर उसकी माँ पर होता है। और जैसे कि मैंने कहा, औरत कितनी ही मजबूत हो लेकिन अपनी औलाद के लिए वो कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारे लोग उसको उस औलाद की वजह से ब्लैकमेल भी करते हैं, चाहे वो उसके ससुराल वाले हों, चाहे वो उसके मियाँ हों, या कोई और उसकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द लोग हों। कितनी दफ़ा वो अपने घर को, वो अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है सिर्फ़ और सिर्फ औलाद की खातिर। हस्बैंड से नहीं बन रही होती, ससुराल से नहीं बन रही होती, जुल्म सह रही होती है, किसके लिए? कि मेरे बच्चे दर-बदर ना हो जाएं। अगर मैंने इस शख्स को छोड़ दिया, या अगर मैंने इस ससुराल से को जवाब दिया, तो शायद मैं अपने बच्चों से अलग हो जाऊंगी। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब उसके बच्चे, स्पेशली उसकी बेटियां, जो कहते हैं ना माँ का अक्स होती हैं, जब वो दूसरे घर जाने वाली होती हैं, और वो हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते, नमाज के सिजदों में यही दुआ करती है कि अल्लाह मियाँ मेरी बेटियों का नसीब अच्छा हो, जब वो दूसरे घर जाएं तो उन्हें किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। और ज़ाहिर है हम अपने हाथों से अपनी बेटियों को दूसरों के सुपुर्द करते हैं, मगर वो दूसरे उनको अपना बना लें, इसकी दुआएं हम हमेशा करते हैं। और आज हमारे सेट पर दो ऐसी प्यारी सी यंग बच्चियां हैं जो अभी कुछ अरसे पहले रिश्ता अज़दवाज में बनी। उनकी माँओं के दिल में क्या डर है, और आपके दिल में क्या डर है अगर आपकी बेटी अभी तक इस रिश्ते में नहीं बंधी। बहुत सारी ऐसी माएँ, एक्सपीरियंस्ड माएँ आज हमारे साथ होंगी जो हमें गाइडलाइंस देंगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इनिशियल स्टेज पे बेयर करनी पड़ती हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी का कोई भी स्टेज हो। और ये वाला स्टेज जो एक प्रैक्टिकल स्टेज है, आपकी बेटी जब कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, नानी के घर रहने जाती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखती है, लेकिन जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आती है, यानी कि वो अपने पिया के घर जाती है, तो ये सारी चीज़ें, वो डिग्री, वो स्कूल, वो कॉलेज, उन सबसे ऊपर हो जाती, क्योंकि ये है उसकी प्रैक्टिकल लाइफ, ये है उसकी असल लाइफ। आज इस असल लाइफ को लेके थोड़ी बहुत समझ बूझ जो हमारी एक्सपीरियंस्ड ख़वातीन को है, वो हम आपसे शेयर करेंगे, और इससे फ़ायदा उठाएंगे कौन? मैं भी और आप भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी सुबह ज़रा फॉर्म में आने में हमें टाइम लग रहा है क्योंकि इतनी मुश्किलों से ज़बान पे चढ़ा था शान सहूर, और अब गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मैं सोच के बोलती हूँ कि शान सहूर ना मुंह से निकल जाए। सो इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास 2 नौबयाता दुल्हनें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो एक सिलसिला है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसका आगाज़ किया है। इनसे मिलते हैं और इनके दिल में जो डर, खौफ, खुशी, मिले जुले जो इमोशंस हैं उनका इजहार इनकी माँओं के आगे करवाते हैं और कुछ सिखवाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कल को मेरी भी बेटी भी जाएगी, कुछ सिखवाने के लिए कुछ एक्सपीरियंस माँ भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे एक तरफ हैं जी हरीम सोहेल विद अपनी मदर बीना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम एंड मुबारक। वालेकुम थैंक यू। देखो खास हमने तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड लगाया फूलों का, मैच कर रहा है मेरे कि तुम्हें मतलब वो लगे ना नई नई दुल्हन वाली फीलिंग। और मेरी दूसरी तरफ दूसरी नई दुल्हन रहमा जमान एंड उनकी मदर रक्षंदा खालिद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। Thank you. माशाल्लाह आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू। और आप तो पहली दफ़ा आई हैं हमारे शो। जी। सो बस वो जो नई निकाफाइड जो दुल्हन है उसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा आना चाहिए ना कि उसको लगे कि अभी तो वैसे ये गोल्डन पीरियड होता है। हाँ, I know। अच्छा, यहाँ निकाह हुआ है और यहाँ रुखसती भी माशाल्लाह। Yes। माशाल्लाह जी। है ना। सो ये आज की यंग लड़कियाँ बड़ी समझदार हैं, इनके अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आता शादी के बाद। माशाल्लाह। हमारे ज़माने में हमने क्या किया था, शादी होते ही रेड लिपस्टिक लगा के बैठ गए थे क्योंकि उससे पहले परमिशन भी नहीं थी ना। हाँ। ये भी होता था। हाँ, हरीम को ये इतनी मुश्किल से थोड़ा सा पहनाया है कि पहन लो, तुम्हें मैं शादीशुदा ये लगना नहीं चाहिए। पहननी थी, मुझे जबरदस्ती अभी मेकअप रूम में सबने पहनाया हाँ। कि थोड़ी तो शादीशुदा लगो बहन। हम लोग तो सोने की चूड़ियां पहन ली, रेड लिपस्टिक लगा ली। अच्छा सुनिए, सास तब तक घर से निकलने नहीं देती थी जब तक आपने पूरे जेवरात नहीं चढ़ाए होते थे और रेड लिपस्टिक नहीं लगाई। Exactly। कहती थी शादीशुदा, लो भाई सुहागन लगना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। सो मैं अगर बिफोर एंड आफ्टर लगाऊं तो दोनों लड़कियां वैसी ही लग रही है माशाल्लाह। मैं बहुत तैयार हुई हूँ आज। अच्छा, मैं इतना तुम्हारे- तैयार पहले कभी नहीं हुई थी आपके शो में। हाँ। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा तैयारी है। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना कि मतलब इसका मतलब है, इससे ये साबित हो गया कि आप जितना पहनते ओढ़ते हैं आप उतना एज जो है वो अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। और जितना काम मिनिमल होता है तो वो आप फिर यंग लगता ही लगे, है ना। आई फील लाइक अगर शादी होगी तो ज़रूरी है कि ऐसा शादीशुदा लगना। हाँ। हम लाइक नॉर्मल भी रह सकते हैं, अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया है। अच्छा, हम शुरू करते हैं रहमा तुमसे। बिल्कुल ठीक है। रहमा का रिश्ता कैसे हुआ? आपने पसंद किया कि रहमा ने पसंद किया? नहीं, एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, अच्छा कनाडा में होती हैं, अच्छा। तो उन्होंने ही करवाया था। तो फिर अच्छा, मतलब लाइक कोई बीच में था हाँ, रिश्ता कराने जी, के जी, लिए, जी। एक ब्रिज का काम उन्होंने। जी जी बिल्कुल। तो वो लड़का कनाडा का ही है? नहीं नहीं, वो लंदन लोग से हैं। लंदन में। अच्छा, बोलो मतलब कि कनाडा की दोस्त ने लंदन के लड़के और पाकिस्तान की लड़की को मिलवाया, ऐसा भी सुना जी। तो क्या किस तरह की कहानी चली, कैसे रिश्ता आया आपके पास, फिर क्या छानबीन होती है, वो सारी चीजें होती नहीं हैं? नहीं, वो बस इन्होंने पिक्चर्स वगैरह तो आजकल आपको पता ही जी। है सब, तो उन्होंने उनकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उन्होंने देखी थी। तो अच्छा। फिर इस तरह उन्होंने मुझसे बात करी। हाँ। तो फिर मैंने ये इनसे जिक्र किया, मैंने कहा वो लोग तो बाहर होते हैं, हाँ। तो हम मिलते हैं पहले। फिर उनकी मदर ने भी यही कहा कि हम आते हैं तो हम पहले मिलते हैं। हाँ, तो फिर वो अपने बेटे के साथ आई थी, हम पाकिस्तान आई। जी जी पाकिस्तान। हाँ। तो हम रहमा और अहमद से तो आप मिली है ना, हम लोग फिर मिले थे। हाँ। फिर पहली मुलाकात में ही जैसे होता है ना, एक वाइब्स आ जाती हैं, अच्छी अच्छी vibes, सी। हाँ, अच्छी वाइब्स आई। हाँ। अच्छी डिसेंट फैमिली है, अच्छे लोग अच्छा, हैं। माँ बाप बड़ा डरते भी हैं। एक ज़माना था कि बाहर के रिश्ते होते थे तो बड़ा एक ख़ानदान में बड़ा अच्छा समझा जाता था, वो बाहर से रिश्ता है। लेकिन फिर एक सर्टेन टाइम के बाद बहुत सारी बच्चियों के रिश्ते बाहर से आते थे, लेकिन माएँ और लाइक पेरेंट्स डर रहे होते थे कि अपनी बेटी को इतनी दूर, है ना, जबकि आपके बच्चे कम हों। या तो अगर लाइन से 10 बच्चे हों तो सही है, खैर चलो कोई इधर चला जाए कोई उधर।
और बच्चे की नहीं, तादाद भी कम हो। अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें मैं कहती हूँ कि बस हाँ, इवन कराची से भी बाहर नहीं भेजते जी। कि वो करीब करीब ही रहें। हाँ। होता है ऐसा? वैसे बहुत मुश्किल होता है बहुत अपनी मुश्किल, बेटियों of course, बिल्कुल है। को, इवन कि मेरी तो बहुत करीब में है, लेकिन फिर भी मुझे पता है मैंने कैसे मैं भेजा। सिर्फ 6 मिनट दूर हूँ मम्मा से। फिर भी मम्मा 6 मिनट दूर है। अच्छा, मेरी खाला थी तो उनकी बेटियों की शादी फैसलाबाद से मुल्तान में हुई। अच्छा। तो वो कहती थी, पता है जब ये मेरी एक बेटी जाती है तो ये जो मेरी रिंग है ना लूज हो जाती है। तो मैं कहती थी, मैं बहुत छोटी थी तब, तो मैं कहती थी खाला ये लूज क्यों हो जाती है? कहती इस दुख में कि मेरी बेटी चली गई और मैं वीक हो जाती। तो मुझे आज उनकी बात याद आती है। कितनी प्यारी बात है। हाँ, वैसे तो वो ये that's कहती true। थी, ये देखा भी ना ये रिंग उतर रही है। अब मैंने कहा क्यों? ये मैं वीक हो गई ना, वो अजरा चली गई उसके दुख में। इमोशनल। तो मुझे आज तक उनकी ये बात याद आती है और मुझे एहसास होता है कि वो सही कहती थी, बेटी भेजना बहुत मुश्किल काम है। मेरी तो 6 मिनट की दूरी पर है और मुझे शुरू के दिनों में नींद नहीं आती थी, और उसकी मेरी खाला की कोई 5 घंटे की मुसाफत पे थी, तो उसकी तो रिंग लूज होनी होगी। ये अब बात समझ में आई जब मैं खुद माँ बनी और मैंने अपनी बेटी रुखसत की। अभी तो ये यही है ना। अभी तो मैं यही हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड है, उसकी भी मेरे साथ ही आगे पीछे शादी हुई है, तो वो कराची में ही है। तो मैं उसको यही कहती हूँ कि तुम्हारे लिए फिर भी उसने हफ्ते के 2 दिन बनाए हैं कि मैंने अपनी अम्मी के घर जाके रुकना है। मैंने कहा कितना आसान है ना, कोई दुख दर्द हो, अपनी अम्मी को मिस करो, अपने घर वालों को मिस करो, वापस उस जगह पे जा सकते हैं। हम तो गए तो फिर पता नहीं। अच्छा, लेकिन रहमा, क्योंकि इट वाज एन अरेंज मैरिज, फिर जब तुम लोग भी मिले आपस में, तो तुम राजी किन चीज़ों की वजह से हुई? क्या चीज़ ऐसी थी जो वाइब तुम्हें मैच की? क्योंकि ज़िंदगी ज़ाहिर है लड़की ने गुजारनी होती है, और जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की, तुम एक वो कहते हैं ना म्याना रवि वाली लड़की हो, जिस तरह मैं तुम्हें जानती हूँ, मॉडर्न भी हो, घरेलू भी हो, सकीना कतरीना दोनों हैं तुम्हारे अंदर। सो तुम्हें क्या अच्छा लगा अपने स्पाउस में जो तुमने हाँ की? ऑनेस्टली मैं कुछ ऐसे नेम नहीं कर सकती कि 2-4 चीज़ें, मगर हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। एक वो मम्मा ने जो कहा था कि कनेक्शन आपको फील होता है अल्लाह की तरफ से, बिल्कुल। तो जब मैंने बात की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक तो बहुत केयरिंग और वेरी काम एंड कंपोज्ड, वेरी डिफरेंट देन अदर पीपल, या सो एंड ही इज़ वेरी फोकस्ड अपने फ्यूचर पे। सो दैट्स समथिंग आई रियली लाइक अबाउट, ही इज़ अ डॉक्टर। सो या आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट मेन कि दे शुड बी यू नो इस चीज़ के बारे में उनको थोड़ा हसलर होना चाहिए। तो ही इज़ लाइक दैट। तो मुझे अच्छा लगा, इज़ वेरी सिंपल, वेरी डिसेंट, बहुत सिंपल किस चीज़ में स्पेशलाइज किया है? वो कर रहे हैं न्यूरो सर्जन में। ओह माय गॉड, न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर्स बहुत मैच्योर भी होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने इतनी पढ़ाई की होती है। ओह माय गॉड निदा, वी आर सो डिफरेंट, एक पोलर ऑपोजिट। मैं थोड़ी सी ज़रा फन एंड सोशल, लाइवली, चिल। या उनके तो बेस्ट फ्रेंड्स उनकी बुक्स हैं, एंड ही कीप्स स्टडीइंग, कभी हॉस्पिटल चल जाते हैं। ही इज़ वेरी डिफरेंट देन मी। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग माइंड नहीं करें वो, लेकिन डॉक्टर्स को ड्राई, बोरिंग, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो रहमा, तुमने ये सारी चीज़ें देखी कि ऐसा ना हो कि तुम इतनी लाइवली जिंदगी से भरपूर और थोड़ा ड्राई और किताबों वाला आदमी हो? नो, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को मौका नहीं मिलता। कौन नहीं चाहता कि वो फन करे, एंजॉय करे, बट बेचारों को मौका नहीं मिलता। माय सिस्टर हरसेल्फ, शी इज़ अ डेंटिस्ट, तो मैंने उनको देखा है, हमेशा सबीन पढ़ती रहती थी, हर वक्त कई सारे इवेंट्स मिस कर देती थी। तो ही इज़ ऑल्सो लाइक दैट, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। बट येस, व्हेन एवर ही गोज आउट फॉर हॉलीडेज, वो फुल एंजॉय करते हैं, हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, फूड टूरिज्म एंड डिफरेंट चीज़ें। वैसे भी पोल्स अपार्ट जो लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट। दे डू। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम एक जैसे लोग ढूंढ रहे हैं जिंदगी में। अगर 2 अलग अलग पोल के लोग होते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। कि अगर वो डॉक्टर हैं, उनकी सारी जिंदगी पढ़ते 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 गुजरी, तो उनको जो वाइब चाहिए, जो जिंदगी में लाइवलीनेस चाहिए, वो उधर से आएगी दूसरी तरफ से। और मुझे जो कामनेस चाहिए वो वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें ये देखकर तुम्हें सारी चीजें कि अपने करियर पे फोकस है, और तुमने क्या सोचा कि अगर तुम यूके चली जाओगी, वो तो डॉक्टर है, तुम्हारा करियर यहाँ है, तुम स्पोर्ट्स में हो, तुम शोबिज में हो, तुम क्या करोगी? एज रहमा रहेगी या सिर्फ सरनेम अटैच होगा? आई नो, बट काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, ऑनेस्टली मुझे इसका कोई जवाब नहीं है। बट आई बिलीव इन वन थिंग कि हर चीज़ का एक टाइम होता है निदा, एंड लड़कियों की एज के लिए एक टाइम पे शादी होना, टाइम पे अपनी फैमिली स्टार्ट करना, बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से बच्चे, फैमिली वगैरह वगैरह बहुत जरूरी। सो दिस इज माय प्रायोरिटी फॉर नाउ, एंड देन लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बिकॉज हर चीज़ का, स्कूल का, कॉलेज का, काम का, स्पोर्ट्स का भी एक फेज था,
तो अभी भी मैंने काम किया, अच्छा चल रहा है, बट लेट्स सी फ्यूचर क्या है। अभी एट द मोमेंट माय प्रायोरिटी इज माय फैमिली एंड। और क्या रुखसती कब है भाई? दिसंबर इंशाल्लाह। अच्छा है सर्दियों में रखिए, मेकअप हमारे खराब नहीं होगा। क्योंकि मैंने निकाह मिस किया, लेकिन माशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारी रुखसती मिस नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ज़रूर जी। तो हम आते हैं हम इनकी कहानी की तरफ। तुम्हारी अम्मा से हमने वक्तन फवक्तन थोड़ा बहुत तो पूछ लिया था ऑफ कैमरा, लेकिन हम ऑन कैमरा तुम्हारे सामने, ये एक अरेंज मैरिज थी, ये एक मोहब्बत भरी शादी। इतनी भी मोहब्बत इतनी बड़ी मोहब्बत। हाँ, सो ये कहानी कैसे शुरू होती है जी? बीना जी से शुरू करेंगे। आप बताएं अपना वर्जन। एक्चुअली इसकी एक फ्रेंड है जैनब। अच्छा। तो इनके स्कूल के जो मेरे दामाद हैं रेहान, हाँ। वो सीनियर थे, लेकिन हरीम की कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। तो इनकी जो हरीम की जो फ्रेंड थी, हाँ। वो उसकी फ्रेंड थी रेहान की, क्योंकि अच्छा। वो शुरू से उसी स्कूल में थे। हम लोग जब मुल्तान से शिफ्ट हुए तो ये उस स्कूल में जब गए तो रेहान पास आउट कर चुका था। अच्छा। बट वो जो इसकी फ्रेंड बनी, इसकी क्लास फेलो, उसका दोस्त था। अच्छा। तो उसकी रेहान की बहन भी और वो भी, तो वो मिलना जुलना होता रहता था, तो गेट टुगेदर इकट्ठे होते रहे, जो आपस की गेट टुगेदर्स होती थी, बर्थडे, हैंग आउट और ये वो। तो हाँ। उसने एक दो मरतबा दोस्ती हो गई इनकी, तो हाँ। एक दो मरतबा उस बेचारे ने इजहार भी किया। तो इसने कहा है तुमसे शादी करूंगी। बिल्कुल नहीं, अल्लाह, ये देखो अब तो मियां बन गए। बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ। दोस्त तो दोस्त रहो। हाँ। तो इस तरह तो हरीम तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या उस वक्त तुम्हारा शादी का प्लान नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था तब तो। हाँ। तब मैं छोटी सी थी, हाँ। 20 साल की थी। हाँ। आई वॉज वेरी यंग। मुझे अभी नहीं करनी। तो वो रेहान तुमसे कितना? 4 साल बड़ा। 4 साल बड़ा है। तो वो तुम्हें लग रहा था कि लाइक वो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहा है? नहीं, मुझे लग रहा था कोई आपसे 2 मुलाकातों में इतना प्यार कैसे कर सकते हैं कि आपको शादी के लिए ही प्रपोज करते हैं। और तुम लव एट फर्स्ट साइट पे नहीं बिलीव करती? नहीं, क्योंकि मुझे खुद को कभी नहीं हुआ तो किसी और को मुझसे कैसे हो सकता है भाई? हाँ, ये सही है। मेरा बच्चा बहुत मासूम, बहुत प्रैक्टिकल है। मासूम तो है, प्रैक्टिकल। तुम्हारे आपकी वजह से ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैंने बहुत टाइम लिया सोचने समझने में कि इससे 3 कहीं जा साल। सकती है कि नहीं। हाँ, 3 साल। ये तो आप चाह रही थी जितनी एज में आपकी शादी हुई है टीन एज में, तो इसकी भी हो जाए। सुने, मेरी 22 में हुई थी, इसकी 23 में होगी। हाँ। 1 साल बाद। अच्छा, मैं समझी आपकी टीन एज में हुई है। छोटी लगती है ना, क्या करें। तो ये हुआ कि फिर रेहान ने मुझसे जिक्र किया। हाँ। फिर मैंने इससे बात नहीं, की। इन्होंने 2 मुलाकातों बाद जब उनको बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, फिर उन्होंने आपका सहारा लिया। उन्होंने 2 साल बाद मेरा सहारा लिया, मुझसे बात की। जब वो इधर सर पीटते रहे तो इधर कोई नहीं फायदा हुआ, तो उन्होंने कहा मैं अम्मा से बात करूँ, समझदार खातून से बात करूँ। तो फिर मैंने इससे बात की, इसको समझाया। हाँ। बेटा और क्या चाहिए, सब अच्छा है। हाँ। तो इसने कहा मम्मा मैंने शादी का नहीं सोचा अभी, वो हाँ। मेरा सिर्फ दोस्त है। तो मैंने कहा सोच लो फिर। तो फिर इस तरह से रिश्ता हुआ। उसके अम्मी क्या अब्बू करते आए। रहे यार? रेहान इज अ सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर इन अच्छा। ऑटो पार्ट्स कंपनी, गाड़ियों की जो होती है। अच्छा। और इसके 2-3 हर जगह उसने अपनी टांग फंसाई है कहीं ना कहीं। हाँ, वो भी एम्बिशियस है बहुत, career को बहुत लेके। ज़्यादा। हाँ। आई गेस एक ये चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट की रेहान से, कि वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। हाँ। जो आजकल की जनरेशन में तुम जेन ज़ी जनरेशन देखते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा लड़के नहीं हैं। हाँ, उनको सिर्फ देखो चाहे जेनजी हो चाहे मिलेनियल हो, सारी लड़कियों को अपने पार्टनर में एक सीरियस आदमी देखना है। सारा फन अपनी तरफ, लेकिन अपने करियर को फोकस्ड सारे नहीं, लड़के जब सुन काम रहे हैं ना, होता है तो लड़की काम। अच्छी मुझे लगता है चाहिए तो लड़कों पे- फोकस करना पड़ेगा काम पे। मुझे लगता है लड़कों पे सूट करता है, अट्रैक्टिव लगता है इफ दे आर सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर। जेंटलमैन लगते हैं यार। एग्जैक्टली, जेंटलमैन लगता है। क्योंकि मैं आज जितनी भी लड़कियों से मिलती हूँ, वो ये उनको मखनचू लड़के नहीं चाहिए जो उनके लिए चांद तारे और गुलाब के फूल तोड़ के लाए। वो ये लड़कियाँ बहुत समझदार और प्रैक्टिकल है, उनको एक फोकस्ड अपने करियर को लेके इस तरह के लड़के चाहिए। ये चांद तारे, ये चंदन की कहानी है। बिल्कुल। फैसिनेटिंग चीज़ें ठीक है होती हैं, बट उससे उस पर लाइफ नहीं गुजार सकते आप। हाँ। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल समझदार इंसान चाहिए जो पूरी ज़िंदगी में आपका साथ मैंने दे, घर को लेके मैंने ये जो जेनजी लड़कियां हैं, मैंने उन सब में ये सोच देखी है, क्योंकि हमें तो चांद तारे तोड़ के लाद के दे देते ना, हमें उसी में आई गेस आजकल की लड़कियों में एक्सपोजर ज़्यादा है। यस, पहले की लड़कियों में एक्सपोजर नहीं था, उन्हें कुछ करने नहीं ये मुझे देते थे। बहुत एक डिफरेंस फील हुआ है हमारी जनरेशन में और तुम लोगों की जनरेशन में।
कि हमें अगर कहता था ना तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं और तुम्हें हम चांद, तो हम कहते थे ओ यही है बस। सुने वो कहते हैं ना अल्लाह मियां की गाय, बिल्कुल। तो हम लोग अल्लाह मियां की गाय थे। हाँ उस टाइम बिल्कुल यहाँ बिठा दिया, बैठ के सो जाओ सो गए, उठ जाओ, काम कर दो काम कर दिए, खड़े हो जाओ, सुबह दिन। इन बच्चियों हम को कहते थे awareness यस है माशाल्लाह। हम कहते थे यस, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। सो अच्छा ये कहानी हुई, फिर आगे बात बढ़ी, अम्मी को पटाया तो अम्मी ने तुम्हें पटाया। काइंड ऑफ। हाँ। मैं थोड़ी बहुत रेडी थी, मैं बताती नहीं थी। तो मैं कहा, मम्मा ने मुझे बोला, मैंने कहा चलो सही है, थोड़ा बहुत मना की एक्टिंग वगैरह की, फिर मैं मान गई। अच्छा। मैंने कहा सही है चलो। अच्छा ये तो यहाँ मान गई, तुम्हारे ससुराल वाले अगर पसंद की शादी होती तो एक वहाँ पे भी तो होता है ना उनको मनाना। वो अब मेरे हस्बैंड का काम था। हाँ। मैंने कहा आप देखो, मैंने अपना घर देख लिया। हाँ। तो वो उनको मना के ले आया, तो फिर हमारी शादी हो गई। मतलब लाइक कोई समाज की दवा नहीं, सब स्मूथ एंड हाँ। क्योंकि दोनों तरफ से सब अच्छा था। रेहान की फैमिली बहुत जो अच्छी लड़के है। सीरियस होते हैं ना वो 2-4 मुलाकातों में यस वो कर देते हैं। रेहान खुद बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत समझदार है। अल्लाह मियां का लाख लाख शुक्र है, वो जितना शुक्र अदा करो उतना करो। बहुत समझदार बच्चा है। उसकी मदर बहुत अच्छी है, अबू बहुत अच्छे हैं, फैमिली ओवरऑल बहुत सबसे अच्छी बात उसमें सब्र बहुत है, क्योंकि एट टाइम्स मुझे बर्दाश्त करने के लिए अगले बंदे में बहुत सब्र होना देखो चाहिए। वही वाली बात मैं अभी यही कह रही थी ना कि ऑपोजिट जो है ना वो एक साथ रहते हैं तो सही चल पाते हैं, एक जैसे लोग रिपल करते हैं, तो इसीलिए अट्रैक्शन जो है वो दोनों अलग अलग Opposite attracts. हाँ Yeah, so, that's दोनों में मैच्योर कौन है? माय हस्बैंड। अच्छा अभी तो मैं कुछ टाइम बाद हो जाऊंगी, कोशिश हाँ कर रही हूँ। लड़कियां जल्दी हो जाती हैं। अच्छा हाँ। मुझे अभी थोड़ा टाइम है, नहीं लेकिन मुझे लगती हो तुम मैच्योर शायद कुछ जगहों पे तुम्हारी मम्मा एज के आपको हिसाब क्या से, जिस तरह की तुम गुफ्तगू करती हो अपनी एज के हिसाब से ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैच्योर है। और बहुत कम चीज़ों में जाहिर है हस्बैंड के साथ तो बचपना कहीं ना कहीं दिखाती ही होगी, नहीं, अच्छा भी और लगता अम्मा है, के साथ अच्छा भी दिखाते लड़कियों हैं। वो में लाड अच्छा भी थोड़े से लगता है। ऑब्वियसली दिखाने ही होते हैं। हस्बैंड की अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, आप उसके सामने चिल करें। चिल करें। हाँ बिल्कुल। लाइक बेबी रहती है ये। हाँ। लेकिन जहाँ इसको मेच्योरिटी दिखानी है वहाँ ये दिखाती है। यही तो लड़कियों की खास बात होती है, उनको जिस तरह जिस रूप में ढलना होता है उस वो वक्त हरीम ढल में जाए। क्वालिटी है। हाँ हरीम पे डाल दो, ये तुमने करना है तो वो करके दिखाएगी। और हरीम में भी माशाल्लाह माशाल्लाह सब्र बहुत है। अच्छा देखिए हर घर की ना अपनी ट्रेनिंग होती है और अपना एक रख रखाव होता है। सो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने रहमा के दिमाग में डाले होंगे या इसने आपको देख कर ही जज्ब किए होंगे। आपने भी हरीम के दिमाग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें डाली होंगी। कुछ चीज़ें आप हमसे शेयर कर सकती हैं कि अगर आपने अपनी बेटी को ट्रेन किया है, जाने अनजाने, खाली इसीलिए नहीं कि तुमने शादी करनी है, ज़िंदगी को प्रैक्टिकली लेने के लिए, तो वो क्या चीज़ें हैं? एक्चुअली ऐसे कुछ ऐसा तो नहीं कि मैंने इनको बैठ के बताया हो हाँ। कि आप ये चीज़ करो या ये करो। हाँ। बेटियां मोस्टली माओं को देखकर ही वही आपकी वाली बात हाँ। सब सीखती हैं। जज्ब करती हैं हाँ अपने अंदर। बिल्कुल, वो उनको आती है, तो इंस्पिरेशन आपको आती क्या है। लगता है ये वाली बात मेरा- रहमा ज़्यादा अच्छा हाँ, बता सकती है कि आप? यही बताएंगी ज़्यादा अच्छा। आई थिंक ऐसा कभी मौका नहीं आया कि मम्मा ने बैठ के समझाया कि बेटा ससुराल जाके ऐसे करना है वैसे करना है, बट थ्रू आउट दीज ईयर्स ऑब्वियसली बेटियां अपनी माँ को देखकर काफ़ी कुछ सीखती हैं। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर, दैट शी इज़ वेरी पेशेंट Okay. एंड यू शुड ऑलवेज सपोर्ट योर हस्बैंड सारे सर्कमस्टांसिस में। हाँ। एंड आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इज़ द की, ट्रस्ट इज़ द की, और पेशेंस इज़ द की एक रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए। सो आई ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन माई रिलेशनशिप ऑल्सो, कि मैं उसकी चीज़ों को, बिकॉज हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। टाइमिंग्स का भी फ़र्क है, सो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसके बिजी स्केड्यूल को अंडरस्टैंड करना, उसका मेरे प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करना, सो दिस इज़ वेरी, इट टुक टाइम, बट ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को समझें। दो बहुत डिफरेंट लोग होते हैं, यू आर मैरिड, यू कैन अंडरस्टैंड, काफ़ी सारी चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट आई विल लीव माई फैमिली एंड माई कंट्री एंड मूव देयर फॉर हिम ओनली, सो दैट विल बी ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी। तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि आई विल मेक श्योर कि हर चीज़ तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो यहाँ पर, ये सब। तो आई थिंक एक दूसरे को समझना बहुत अच्छे से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। देखो कितना फ़र्क आ गया है। मैं वही तुम्हारी बात सुन के कि पहले अम्माएं रंगून वाला हॉल भेज रही होती बिल्कुल थी, हाँ, है ना, चाइनीज़ पकाना सीख लो, ये पकाना सीख लो, मगर अब सोच मुख्तलिफ हुई। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ, एक दूसरे का साथ, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। ये तो यूट्यूब से सीख ही लेंगे,
मगर वो वक्त के चीज़ साथ सब हो जाता है। एग्जैक्टली Understanding तो जो आपका अंदर है बेसिकली, अगर वो सुकून में है एक दूसरे के साथ, तो सारी चीज़ें यूं आ जाती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ की सीख लेंगे हम कि यहाँ हरीम को क्या सिखा, ये तो पूरी पाकिस्तान की लड़कियों को सिखा रही होती थी हमारे शो पे आके। अब देखते हैं यहाँ क्या सिखाया है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज नई दुल्हन हमारे साथ है, इसीलिए मैं आज गोटे शोटे वाले कपड़े पहन के आई हूँ ना कि दुल्हनें हमारे साथ आई हुई हैं। और ये खुद देखो ज़रा, तुमसे ज़्यादा तो मैं दुल्हन लग रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा तैयारी है। और ये भी जबरदस्ती मैंने करवाई है कि बेटा आपका शादी के अच्छा, बाद हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था यहाँ की ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ एक्सप्लेन कौन करेगा, बेटी के अम्मा? हम दोनों कर सकते हैं। चलिए, दोनों ही कर सकते हाँ। सबसे पहले ये कि जो मैंने सबसे पहले इससे आपकी वैसे कितनी बेटियाँ हैं? एक ही है? मेरी एक ही बेटी है और इससे छोटा बेटा है, बस 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। तो तुम्हारी 2 बहनें 1 भाई है जी, है ना? वैसे तो हरीम माशाल्लाह से खुद से भी बहुत अच्छी है। कभी इसने कभी भी आज तक मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कभी सामने बात की हो। मैं कुछ भी कह दूँ, इवन के कभी चांटा भी लग जाए तो चुप रहती है, जवाब नहीं कभी भी जरूरत नहीं है। और अगर इसे कोई चीज़ समटाइम बुरी भी लग जाती है तो ये चुप हो जाती है। हाँ। तो बस मैंने इसे एक बात समझाई थी कि बेटा हमेशा अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करें। जैसे मैं कुछ कह देती हूँ तो तुम जवाब नहीं देती हो पलट के, इस तरह से सास को भी कभी नहीं देना। वो भी ख्याल रखेंगे, डेफिनेटली आप बहू हो, बेटी इज्जत आप देंगे तो आपको मिलेगी भी। तो वो भी आपकी ज़रूर रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगी। और अगर वो कभी नादानी में या बेख्याली में कुछ कह भी जाए ना तो इग्नोर कर देना, जैसे कि तुम अपनी माँ की बात को कर देती हो। तो हम तो माँ बेटी है ना, तो मैं कुछ कह देती हूँ या तुम भूल जाती हो फौरन, तो ऐसे ही उनकी बात को भी भूल जाना। कभी पल्ले में बांध के नहीं फिरना कि उन्होंने मुझे ये कहा था तो क्यों कहा था। तो इस बात का ख्याल रखें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फिर जब आप रिस्पेक्ट देते हैं किसी को तो कोई कितने दिन आपके साथ ज्यादती करेगा या कितने दिन आपका ख्याल नहीं रखेगा या कितने दिन आपको बहू समझेगा, ऑटोमेटिकली मोहब्बत डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब आप किसी की किसी भी बात का जवाब नहीं देते तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है, इसकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं जब जाती हूँ मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। मुझे लगता है इसको कमी नहीं उन्होंने महसूस होने दी मेरी। लाइक ये सुबह उठती थी तो और कहती थी मम्मा नाश्ता, तो मैं नाश्ता जाके और मैं इसे प्यार से कहती थी मम्मी जी आपका नाश्ता आ गया। तो मैं कभी कभी कहती थी बेटा आगे क्या होगा, वहाँ तो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं देखती हूँ इसकी सास को, वो वैसे ही इसके नाज नखरे उठा रही है जैसे मैं उठाती थी। इवन कि ये एक दिन फ्रेंच फ्राइज़ बना रही होगी तो उसने वो आई और उन्होंने कहा घी में तुम नहीं फ्राई करोगी, मैं करूँगी, तुम कहीं छींटा मीठा पड़ जाएगा, तुम्हारे इतने प्यारे हाथ हैं, ख़राब ना हो जाए। और यही काम मैं करती थी, कह रही नहीं घी के पास नहीं, कोई छींटा ना पड़ जाए, क्योंकि बचपन में मुझे बहुत छींटे मीठे पड़े और बहुत निशान आए। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के भी पड़े। तो वो भी ऐसे ही करती हैं इनसे प्यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसे ही मैंने हरीम को भी देखा के लिए सबसे बड़ी एक सुकून है ना, यही है मेरे लिए भी। और मैंने जो हरीम में सबसे अच्छी बात देखी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इससे नहीं कहा लेकिन मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी, सुनना चाहती हूँ। मैं डॉल्मन हम दोनों इकट्ठे गए तो मैंने इसे कहा कि वापसी पे मेरे घर चले जाना। रियान से भी बात हो गई कि हाँ वापसी पे माह रमज़ान में शॉपिंग के बाद कि तुम मेरे साथ घर चले जाना। डिसाइड हो गया, सब हो गया। जब हम गाड़ी में आ रहे थे घर की तरफ, अभी गाड़ी मुड़ ही रही थी तो इसकी मदर इन लॉ की कॉल आ गई कि हरीम घर नहीं आई हो अभी तक। तो इसने फ़ौरन कहा अम्मी मैं आ रही हूँ, घर ही आ रही हूँ। तो इन्होंने कहा मम्मा मैं आपके साथ नहीं जा रही, मैं घर जा रही हूँ, वो अम्मी परेशान हो रही, उनकी कॉल आई है। तो मैंने कहा बेटे जाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये होना चाहिए कि वो घर अगर इंतज़ार कर रही हैं, उनको नहीं बताया तो आप घर जाएँ और घर को घर समझे ना। घर को घर। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो अपनी अम्मा के घर को ही घर समझ रही होती। अच्छा ये था, शादी से पहले ये कहती थी कि ये कमरा मेरा, ये घर, और वो घर कैसे होगा। मैंने कहा बेटा एक निकाह होने की देर होती है, उसके बाद आप अपने माँ बाप के घर को भूलना शुरू हो जाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। और उस घर में आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला डालना शुरू कर देगा, ये कुदरत का निज़ाम है। ये कुछ दिनों बाद शादी के बाद देखना तुम्हें वो घर तुम्हें अपना घर लगेगा, और लगना भी चाहिए। तो ये शादी के बाद इसको यही लगा कि वो इसका घर है।
वो लड़का इसका शौहर है, कुल कायनात है, सब कुछ वही है। हम अब उसके बाद आते हैं और आने भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं ज़िंदगी में। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि बाद के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि जब आप एडजस्ट हो गए ना, ये वाली एज ऐसी होती है जिसमें आप अपने करियर के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप अपनी शादी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर अगर नई माँ बन जाते हैं तो उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं आपके साथ। और बहुत एक अहम बात जो मैंने इसको समझाई कि बेटा आप काम पे जाओगे, काम करोगे, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा सास ससुर को देने के लिए, लेकिन काम से वापस आके भले आप उनकी उस तरह से खदमत ना कर सको, लेकिन थोड़ी देर बैठकर उनसे बात ज़रूर करो। तुम ये ज़रूर पूछ लेना कि अब्बू आपने दवा खाई, अब्बू चाय पीनी है, इतना भी कर लोगी ना तो ये भी उनका दिल जीतने के लिए बहुत है। हाँ। और ये तुमने करना है। हाँ, क्वालिटी टाइम। हाँ, क्वालिटी टाइम देना। और ये देती है। मैं एक दिन इसके घर गई तो मुझे, अब्बू मेडिसिन खाई है आपने, अब्बू जी चाय लाऊं आपके लिए, जबकि अपने घर में मैं चाय बनाती थी। तो वहाँ अभी भी मैं जाती हूँ तो मम्मा चाय बनाती है मेरे लिए। तो चाय बना के ससुर को दी, और वो ससुर जो हैं वो नाबीना हैं, तो उनके हाथ में दे के और प्रॉपर उनकी केयर, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहती हूँ। हाँ, अच्छा होता है ना, ज़ाहिर है बच्चियाँ होती हैं, हाथ पाँव फुला लेती हैं। हाँ। बहुत सारी चीज़ों में ज़ाहिर है आप हम लोग मैनेज कर पाएंगे, हमने ज़िंदगी देख ली है अपनी प्रॉपरली। कभी कभार बच्चियों के हाथ पाँव फूल जाते हैं, तो अभी तक कोई ऐसा फ़ोन आया कि थोड़े से घबरा गई? नहीं, हरीम में माशाल्लाह ये क्वालिटी नहीं, मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे, उन्होंने मुझ पे ऐसा कुछ प्रेशर भी नहीं डाला। हाँ। किसी भी चीज़ का, ना खाने पकाने का, ना घर के काम का, ना किसी चीज़ का नहीं। तो छोटे मोटे काम है वो मैं खुशी से करती हूँ। हाँ। वो करने में मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे को प्रेशर भी नहीं है किसी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त पड़ेगा तो सीख जाएंगे। तो अभी तो तुम्हारी ज़ाहिर निकाह हुआ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो प्रेशर होता है, रख रखाव, फैमिली से बात, ये आना जाना। तो कोई प्रेशर इसने अभी फील किया जो थोड़ा बौखला गई हो? नहीं, रहमा वैसे ही बड़ी पुरसुकून बच्ची हैं, ये प्रेशर नहीं लेती हैं। और वो लोग भी वैसे तो यहाँ है ही नहीं कोई उनका, सभी बाहर हैं। तो जब उनकी मदर इन लॉ की इनकी कॉल आती है तो घंटों बातें होती हैं। लेकिन ये भी तो एक प्रेशर है ना, किसने वहाँ जाना है, एक नया कल्चर, एक नई जगह, एक मुझे लगता है प्रेशर नहीं है निदा, थोड़ा मुश्किल चीज़ है ये करने के लिए, एक बेटी के लिए इतने दूर चले जाना। बिकॉज जैसे मेरी बहन 5-6 साल हो गए चली गई, तो उसने 5-6 सालों में वो कहाँ गई? कनाडा में होती है। अच्छा, वो कनाडा में होती है। अरे भाई, एक बेटी कनाडा, एक बेटी यूके, अकेली होने वाली है। हाँ, तो मुझे मम्मा के लिए बहुत होता है। बहू भी आएगी ना तो वो बेटी की तरह ही होगी ना। तो बस मुझे एक ये जो परेशानी खाती है वो ये है कि मैं मम्मा के साथ बहुत लगी हुई हूँ। मार्केट भी जाना है तो मैंने जाना है, सारी बातें दिन की ये वो मेरे साथ लगी रहती हैं, कंटिन्यूटीज़ निकालती रहती हैं। तो मम्मा की ड्यूटी लगाई हुई है, तो वो मुझे मम्मा का बहुत होता है कि सबीन चली गई फिर मैं भी चली जाऊँगी, फिर हमने सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह वहीं रहना है। तो मैं ये सोचती हूँ इन 5-6 सालों में कितना कुछ हुआ जो सबीन ने मिस कर दिया। वो यहाँ नहीं थी, तबीयत ख़राब हुई, कोई खुशी का मौका, कोई दुख का मौका, तो ये मैं बहुत वो करती हूँ कि अल्लाह बस अब थोड़ा टाइम है, फिर मैं देखने को तरस जाऊँगी। बस एक इस चीज़ का मुझे है, बाकी उनकी तरफ से तो मैं बहुत खुश हूँ, पुरसुकून हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। दे आर वेरी नाइस। अभी तुम्हारा चक्कर लगा? नहीं, यूके जाना हुआ? अभी नहीं। तुम पहले यूके गई हो? नहीं, और कनाडा गई हो? नहीं। अच्छा, तो ये तुम्हारी पहली दफ़ा होगी जो तुम जाओगी बाहर। तो तुमने कुछ अपने फ्यूचर प्लान सोचे कि तुम पढ़ाई कंटिन्यू करोगी, कुछ पढ़ोगी या कुछ कोई ऐसा, या अभी तुमने ऐसा कुछ नहीं? अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बिकॉज इतना दूर जाना, एडजस्ट करना ससुराल में, दूसरी कंट्री में, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अब अगर मैं यही सोचूं मेरा टारगेट हो अच्छा वहाँ जाके ना मैंने ये फ़ौरन शुरू करना है, तो मैं वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। तो मैं हर चीज़ थोड़ा स्लो करना चाह रही हूँ कि पहले मैं वहाँ जाऊँ, उनके घर के तौर तरीके समझूँ, कौन क्या करता है, किसका कैसा मिजाज है, वहाँ एडजस्ट कर जाऊँ। बिकॉज ये एक बहुत क्रूशल टाइम पीरियड होता है एक लड़की के लिए, ससुराल के बाद स्टार्टिंग का टाइम पीरियड। सो इट टेक्स टाइम, बिल्कुल गोल्डन टाइम पीरियड ऑल्सो, बट इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल एंड उनका हाउस होल्ड का क्या तरीके हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा देखो, हमारे पास कुछ भी कहें आप पाकिस्तान में और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, पानी, गैस, लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारे हर चीज़ के लिए मासी आ जाती है, स्टाफ रख लेते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना वगैरह। लेकिन आपको पता है कि बाहर का लाइफस्टाइल ये नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अमीर कबीर सब कुछ हो, लेकिन उनको बहुत सारे काम अपने हाथों से घर के करने पड़ते हैं।
इस बात के लिए भी ज़ाहिर है एक आदत नहीं हमें डेवलप होती। आदत नहीं है क्योंकि निदा कभी मौका नहीं मिला, लेकिन कर तो सकते हैं। मुझे लगता है हर लड़कियों ने अपनी माँ को करते हुए देखा होता है, हमें बस टाइम नहीं मिल पाता। वरना जब मैं मम्मा के साथ खड़ी होती हूँ खाना बनाने के लिए तो बना भी लेती हूँ, क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, सफाई भी कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। बट उनके यहाँ वंस इन अ वीक आती है क्लीनर, बट अदरवाइज वो यही कहती है कि बेटा अपना अपना कमरा समेट लेना है और तो कोई काम है नहीं, मिल के हम कुछ बना लेंगे। मट्टी नहीं होती वैसे वहाँ पे, हाँ, रोज डस्टिंग कर रहे हो। वहाँ पे डस्टिंग की भी नहीं ज़रूरत होती क्योंकि दावतें भी होती हैं। तो मैं ये होती थी क्योंकि मैं अभी अपने बेटे के पास शिकागो गई तो ईद मैंने उधर की और मैंने उसके सारे दोस्तों के लिए शीर खोरमा, बिरयानी, पता नहीं कितने सालों बाद मैंने कुकिंग की। अच्छा। मैं करती थी शुरू में कुकिंग, फिर अभी काफ़ी सालों से नहीं की। तो मैं सुबह से लेकर रात तक खड़ी रही। मैंने ज़ाहिर है मेरी औलाद के लिए कर रही थी तो मैंने पका लिया, बना लिया, मगर वो प्रैक्टिस नहीं थी मुझे जो होती है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, समेटा समाटी उसने खुद की। कि लड़का भी था लेकिन फिर भी बर्तन उसने धोए, सफाई उसने की घर की, वो सारी चीज़ें फ्रिज में उसने रखी। मगर मैं यही सोच रही थी कि ये मुश्किल है, रेगुलरली अगर मुझे करना पड़े तो मुश्किल तो शायद मुझे मुश्किल हो। आदत नहीं है ना। देखिए निदा, आप रेगुलरली ये काम कर रही हैं, आपको मुश्किल नहीं लगता क्योंकि आपको आदत हो गई। तो जो लोग वो काम रेगुलरली करते हैं उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है। जैसे मम्मा कहती हैं कि नहीं बेटा कोई मुश्किल नहीं है, खाना ही तो बनाना है, सफाई करनी है, साथ साथ समेट लो। मैं करने के लिए यहाँ दावतें होती है ना, बिल्कुल, तो हमारे पास कितनी हेल्प होती है। वो बर्तन लगा रही है, वो बर्तन धो रही है, वो खाना भले अगर हम पका रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें और हेल्प करने के लिए होती हैं। पानी पिला दो, ये कर दो। तो वहाँ तो दावत होगी तो हाँ, समझ नहीं आएगा क्या करूँ। वही मम्मा सारे काम इतनी आसानी सारी अम्मियाँ ही कर लेती हैं। मैं बर्तन धो लेती हूँ जब दावत होती है, बहुत सारे बर्तन होते हैं, वो धोने की ड्यूटी मेरी होती है और चाय बनाने की। तो मुझे ये पता चला कि बर्तन धोने के भी स्टेप्स हैं। पहले गिलास धुल के रखा जाएगा, 10 बातें सुनाई जाएंगी, फिर चमचे रखो, फिर ये क्योंकि हम प्लेट्स रख देंगे तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। कभी छोटे बड़े कांच के पानी एक दूसरे में चला जाता है तो बजाय साफ खड़े करके रखे नहीं। अंडे वाले बर्तन अलग धुलेंगे। ये लॉजिक मुझे भी नहीं पता था, मैंने पहली दफा सुनी है। कब रखने हैं ग्लास, किस शेल्फ में किस वक्त रखने हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, बहुत सारे घरों में वैसे बाहर जो है तो बर्तन धोने की मशीन होती है, डिश वॉशर्स होते हैं। हमारे तो अगर बिजली चली गई तो बर्तन तो अंदर ही फंसे रह गए। मैं वही कहती हूँ, हमारे तो चक्कर ये है। मैं अपनी मदर इन लॉ से कहती हूँ, मैंने कहा मुझे एक ही चीज़ आती है, उसके लिए भी डिश वॉशर है। बर्तन ही तो धोने आते थे। बर्तन में शौक से धोती हूँ। लेकिन बेटा उसमें भी आपको रखने पड़ते हैं पानी डाल के। अच्छा, लड़कियों का होता है, कुछ लड़कियों का कुछ काम वो बड़े शौक से करती है। कुछ सफाई, कुछ कपड़े बहुत शौक से धोएंगी, कुछ बर्तन बहुत शौक से धोएंगी। कुछ होता है कि कुछ बच्चियों को कोई काम करना एक स्पेसिफिक बहुत अच्छा लगता है। कुछ कपड़े प्रेस करती है और कुछ चीज़ें बड़ी जहर भी लगती हैं जो करनी पड़ती है। मुझे सबसे ज़्यादा जहर एक चीज़ लगती है, ईद की सुबह अगर आपको अज़ारबंदानी ना मिल रही मैंने इस ईद पे और आप पेन से मेरी शादी से शुरू की शादी के दिनों में लड़ाइयाँ इसलिए होती थी कि मुझे सुबह मेरे मियाँ की नमाज लेट हो जाती थी क्योंकि अज़ारबंद निकल जाता। ये इस ईद पे मैंने किया और ये इतना टफ काम है। मैंने अपने मियाँ को बोला कि धोबी को बोलो इस्त्री कर रहा है ना, अज़ारबंद डाल के दे। अब मैं नहीं डालूंगी, वो बहुत मुश्किल है। और एक साइड से घुसा दूसरी साइड से निकल जाता है। क्योंकि हमने कभी ज़ारबंद नहीं डाला, कभी नहीं डाला, फर्स्ट टाइम डाला। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि होती है सबके साथ, हुई है हमारे साथ। मेरी कुछ ईदें इसीलिए खराब हुई। फिर मैंने कहा मैं ईद नहीं खराब करूँगी, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी चांद रात पे, लेकिन अज़ारबंद डाल के रखूंगी क्योंकि मुझे ईद नहीं। अच्छा, ज़ारबंदानी एक ऐसी मनहूस चीज़ है, एन जब चाहिए होती है नहीं मिलती। और बाल पेन और बॉल पॉइंट, फिर वो शलवार पे बॉल पॉइंट का निशान लग गया, अजीब अजीब। फिर तो मेरे मियाँ के तो एक दिन ये भी हुआ, मेरे बेटे की इलास्टिक टूट गया एंड मस्जिद के आगे वो एंटर हुआ, मैंने इलास्टिक डाल दिए थे। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटा था मेरा बच्चा। मैंने सबके सारे घर के मर्दों के शलवारों में इलास्टिक डाल दिया था। जब मेरे बेटे का इलास्टिक टूटा और उसकी नमाज में सोई, मेरा मियाँ जो है सारे वक्त डरता रहा कि अब उसके साथ भी यही इलास्टिक की क्वालिटी दवाई है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़िंदगी में बेयर की है और जाके फिर सीखा है उनसे। अच्छा, मेरे साथ भी ये होता था। फिर मैंने क्या किया, मेरे मियाँ भी बहुत गुस्से वाले, तो मैंने क्या किया था, फिर जो की जहाँ आप होल्डर होता है, तो मैंने ज़ारबंदानी वहाँ टंगानी शुरू कर दी कि ये जो है ना, ये घर में लड़ाई का सबब बनती है ज़ारबंदानी। एक नेल कटर और एक अज़ारबंदानी आपको टाइम पे नहीं मिलता। अच्छा देखिए, सच्ची बात है, माएँ जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस से अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो आपने और आपने ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ इसी तरह लुढ़क पुढ़क के सीखी होगी
ये तो मैं छोटी सी बात कर रही थी ना एक, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं जो आपने भी सीखी होंगी अपनी ज़िंदगी में, आपने भी सीखी होंगी, वो जाने अनजाने में इन्होंने सीख ली आपके ज़रिए। कोई ऐसी बातें हैं, आपसे शुरू करती हूँ फिर शायद आपको भी याद आ जाएगी। हाँ, जाने अनजाने में मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप परेशान हुई हो अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों से, अच्छा, और फिर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आके सीखी। प्रैक्टिकल लाइफ में खैर मेरी मामा ने तो मुझे हर काम सिखा के भेजा था, इवन के कपड़े सीना परोना, मेकअप, खैर उन्होंने तो आप बताई थी ना वो सख्त नेचर की थी। घर के काम काज, इवन के मुझे तो मिस्त्री तक का काम आता था। हाँ। कि हमारे घर में मिस्त्री जब काम कर रहे थे तो मैं देखती थी, अच्छा भाई ये ईंटें कैसे लगाई, ये टेढ़ी क्यों नहीं हुई, तो वो कहता था बाजी ये ईंटें यूँ लगाएं तो यूँ लगाएं, तो मुझे वो तक आता था। हाँ। इवन के मैंने अपने ससुराल में आके बर्तन धोने का खुरा अपने हाथों से बनाया था और सब हैरान थे कि ये कौन है, कहाँ से आई है। हाँ। तो अच्छा, आपको लगता है ये सब चीजें सही हैं? अगर आपको सारा काम आता हो तो आप पे ज्यादा बर्डन नहीं आ जाते? आपको लगता है ये वाली चीज आपने रियलाइज की इससे? अच्छा, बर्डन आता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर काम आना चाहिए, बिकॉज कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। हाँ। आपको सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए। अब लाइक जैसे मुझे सिलाई आती थी तो मुझे अपनी सास का, मैं जब ड्रेस लेके आती थी तो कोई अगर सीने वाला नहीं मिलता था तो मैं एक दिन लाती थी। हाँ। सी के जुमे को अपनी सास को प्रेस करके सीख के जाके, अम्मी ये आपका ड्रेस, तो कहती थी है सिल भी क्या, तो यहाँ कल से यही तो कर रही थी मैं। तो आपको किसी की मोहताजी नहीं होनी चाहिए, तो हर काम आना चाहिए। लेकिन यह है कि वो काम जिम्मेदारी नहीं बनाया कि आपकी ही जिम्मेदारी आपने करना है। यह है कि कोई नहीं करने वाला तो आप कर लें, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता तो आप करें, आप मोहताज नहीं बैठे, आप ये नहीं सोचे या अल्लाह ये कैसे होगा, लेकिन ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी आपने ही करना। तो इसलिए किसी काम में कोताही नहीं होनी चाहिए। फिर भी सोचें कोई चीज़ जो आपने, वो कहते हैं ठोकर लग के सीखते हैं, वो आपने ये सोचो कि मैंने ठोकर लग के सीखी है। मैं अपनी बेटी को पहले बताऊंगी, एक ब्रेक के बाद आप दोनों से पूछूंगी, आपको सोचने का मौका दे रही हूँ। मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम इनकी दास्तानें सुन रहे हैं और अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था आप लोग सोच के रखें कि आप कहाँ लड़खड़ाई, आपको कहाँ ठोकरें लगी, तो आपने इनको सीख थी। हाँ। मैंने जो सबसे पहले इसको बताया कि जो मुझे ज़िंदगी में मुश्किल है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा सब्र से काम लेती हूँ हर चीज़ में, ज़रूरत से ज़्यादा। एक हद तक आपको सब्र करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब सब्र बढ़ जाता है तो आपके लिए पेनफुल हो जाता है। तो वो मैंने इसको कहा था कि बेटा सब्र को पेनफुल नहीं बनाना। सब्र करना अच्छी बात है, सब्र से रहना अच्छी बात है, और सब्र करना हत्तुल इम्कान कोशिश करना कि तुम सब्र में रहना, क्योंकि सब्र में जब रहते हैं तो अल्लाह ताला का साथ आपके साथ है। अच्छा, ये सारा गेम टाइमिंग का होता है। आपने किस वक्त क्या बात करनी है। आप लड़कियां क्या गलती करती हैं, गलत वक्त पे गलत बात करती हैं, और सही वक्त पे सही बात करती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। मतलब अगर मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ और इनकी उम्र में जाती हूँ, नई शादी, तो मुझे ऐसा लगता है ला मैंने कितनी गलतियाँ की हैं। अगर ये बात मैं उस वक्त ना करती, बाद में करती, तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। हर इंसान वक्त गुजरने के बाद रियलाइज करता है कि ये मैंने गलत किया था। तो इंसान की मेरे ख्याल में पहचान भी यही है कि वो अगर कोई गलती कर लेता है तो उसको बाद में सुधारने की कोशिश करता है, या ये सोचता है कि ये मैंने गलत किया था। रियलाइज होना ही बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसे कहा कि बेटा सब्र से काम लेना, और जब लगे कि सब्र टूट रहा है तो अल्लाह से रुजू करना। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सारी बच्चियों को मैं कहूँगी, जब मैं इनकी एज की थी तो मैं अपनी अम्मी से कोई चुगली करती थी या कोई बात करती थी तो मेरी अम्मी कहती थी ये बात तुम्हें अभी बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन जब तुम मैच्योर होगी ना तो तुम हंसोगी कि मैं इस बात पे नाराज़ हो गई थी। और ये मेरी अम्मी ने इतनी सही कही थी बात, उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन अब अगर मैं अपने फ्लैशबैक में जाती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह इतनी सी बात थी जिस पर मैंने इतने टचवे बहाए, इतने आंसू बहाए, ये तो कोई दिल दुखने वाली बात ही नहीं थी। और बहन भाइयों से बगैर वजह की नाराजगी, बगैर वजह की लड़ाइयाँ, तो अब मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि यार ये शमीज उसने ले ली, लड़ पड़े, तो लड़ने वाली बात थी। तो इतनी हंसी आती है सोच के, यही मैच्योरिटी होती है। अब मुझे पता नहीं है कि मम्मा को याद आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे याद आ गया। मम्मा ने मुझे बड़ी काम की बात सिखाई थी।
मामा ने मुझे कहा है कि ससुराल की बात ससुराल तक, मैके की बात मैके तक। क्योंकि अगर मैं फ़र्ज़ करें, मामा ने मुझे कहा कि तुम अपने कोई शौहर की शिकायत लेकर आती हो या कुछ लेकर ऐसा किया, कहने कि तुम वहाँ जाओगी 4 दिन बाद माफ़ कर दोगी, हम लोग फिर वो दिल में रहेगी बात। तो उन्होंने कहा ये दोनों चीज़ों का फ़र्क हमेशा वो रखना, वो तुम्हारा घर है, उसको तुम वहाँ की बात वहीं और यहाँ की बात। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड इन करूँगी तुम्हारे लिए, वो ये कि देखो अगर आप दिल में बात रखते हैं ना तो आप कुड़ते रहते हैं किसी से तो शेयर करना होता है, चाहिए। मुझे ये बात मेरे मियाँ ने सिखाई, क्योंकि मैं क्या करती थी गलती, मैं अपनी अम्मी से शेयर या अब्बू से करती थी ना, मेरी अम्मी तो खैर सुनती ही नहीं थी, ये उनकी अक्लमंदी थी, मगर मेरे मियाँ ने मुझे ये सिखाई कि अगर तुम्हें एग्जॉस्ट करना ही था तो तुम उनसे करो जो हार्मलेस है, यानी आपकी फ्रेंड्स, जिनका आपके मियाँ से आपके ससुराल से कोई लेना देना ही नहीं। तुमने एग्जॉस्ट करना है ना तो तुम उनको फोन पे बता दो, उनसे मिलकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अंदर अंदर रखोगी तो तुम घुलती जाओगी। तो मुझे ये बात इतनी अक्लमंदी की लगी जो कि मैंने अपनी मियाँ से बाद में, और ये मैंने अपनी बेटी को, मेरे मियाँ ने मेरी बेटी को समझाई कि देखो जो भी हो आगे चल के तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी, तुम इसे एग्जॉस्ट करना अपने दोस्तों के आगे, वो उनके आगे रोना, जो भी कुछ करना है ताकि तुम्हारा हल्का हो जाए, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, जिनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। हमसे अगर कहोगी तो हमने फेस करना होगा तुम्हारे ससुराल को, तुम्हारे हस्बैंड को, हमारे मुंह बने रहेंगे, वो दिल में आ जाती, हमारे दिलों से नहीं निकलेगी। हम नहीं कहेंगे हमारी बेटी को दुख दिया, कैसे लोग हैं, और हम बेटा बेटी सब सही हो जाते हैं आपस में, और फिर वो माओं के दिलों में, घर वालों के दिलों में। ये चीजें ना मुझे इस उम्र के इस हिस्से में अब ये समझ आई, और मैं फिर सारी बच्चियों को ये बताती हूँ कि ये तुम इस तरह करना। उसको भी किसी उसकी कोई राइटर थी खातून जो उसकी दोस्त थी, उसने समझाई, उसने सिखाई, तो उसको ये बात अच्छी लगी, उसने मुझसे शेयर। ये बात बहुत अच्छी है ना, कि आप ये भी नहीं है कि दिल में रखी रहो बर्दाश्त करती रहो, नहीं, निकालो, वरना आपको बीमारियां लग जाती हैं। आप अगर आप कुड़ते रहते हो है ना। अच्छा, कुछ इवेंट की तस्वीरें भी है तुम लोगों की, और तुम्हारे कपड़े, तुम लोगों की तैयारियां, आप क्या लग रही थी इसके निकाह में, बड़ी मुझे तो ये मैं अच्छी लगी थी, तो मैं वो शेयर करती हूँ। चलो भाई, अभी हम रहमा की दिखा रहे, रहमा की दुआए खैर। हाँ, दुआए खैर है ये, तुमने इसमें साड़ी पहनी हुई है। साड़ी पहनी है। दुआए खैर क्या होती है? जरा बिस्मिल्लाह जिसमें होती है, दुआ करते हैं, मिलाद करते हैं। अच्छा, मिलाद होती है रिश्ते की। अच्छा, ये निकाह से पहले हुई थी? निकाह से पहले हुई थी, सबसे पहला इवेंट था ये किसका तुमने साड़ी पहनी हुई? मरियम तासीर की। मरियम तासीर की साड़ी, दुपट्टा इसके दोनों डबल दुपट्टा मैंने उसी से बनवाया था, उसी ने मैच किया है। अच्छा, तो ये स्पॉन्सर्ड था या? स्पॉन्सर्ड था। अच्छा, हाँ ना, इसके मजे, सेलिब्रिटीज के मजे हैं भाई। अच्छा, और ये साड़ी वगैरह तो तुमने ये किस तरह चूज की थी, क्या सोचा था? अच्छा, मेरी नानी ने सारी जिंदगी साड़ी पहनी थी और मैं उनसे बड़ी क्लोज थी, तो मुझे था कि मैं एक इवेंट में तो साड़ी पहनूंगी, और ब्लू उनका फेवरेट कलर था। हाँ। तो दैट्स व्हाई। ये मेरा भाई है। अच्छा, क्यूट। ये संगीत का इवेंट। संगीत। अच्छा, वो दुआए खैर की थी साड़ी, अब ये संगीत का इवेंट, यानी निकाह से पहले डांस, गाने, हल्ला गुल्ला। इस पे क्या, इसके किसके कपड़े हैं? दिस इज फ्रॉम कोमल चावला, ज्वेलरी थी ज़हीन कामरान। शी इज अ वेरी गुड डिजाइनर, शी इज अमेजिंग। और ज्वेलरी भी उसी की थी? नहीं, ज्वेलरी ज़हीन कामरान की थी दोनों दिन। अच्छा, क्योंकि कोमल जो है ज्वेलरी भी तो बनाती है। अच्छा अच्छा, ओके, तो ये जोड़ा है, दिस इज सॉरी, मेहंदी लगाई। अच्छा, मेहंदी लगाई, क्यूट। ये किसके कपड़े? ये भी मरियम तासीर के। तो तुम्हें डर नहीं लगा कि मेहंदी लग जाएगी कपड़ों पर? हाय, बड़ा डर लगा, लेकिन क्या करूं, बहुत वो मैं वही सोचूं, ये इवेंट में ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे नाइट सूट में लगानी चाहिए मेहंदी। एग्जैक्टली, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैं बताऊंगी अभी। ओके, एंड व्हाट इज दिस? निकाह। अच्छा, ये तुमने कहा मरियम तासीर के कपड़े थे? ये निकाह, ये निकाह है। निकाह के ये जोड़ा बताओ। वानिया बाय महर आजम, लाहौर की ब्रांड। वानिया बाय महर आजम, ओके। अच्छा, तुमने कलर्स का सिलेक्शन, ये सब चीज़ें कैसे रिसर्च की थी, क्या किया, वो पूरा फेज बताओ। बस निकाह में तो लाइट ही पहनते हैं, डे लाइट था तो मुझे वो मिनिमल रखना था, और दुआए खैर भी मुझे लाइट कलर रखना था और साड़ी करनी थी, तो वो बस मैंने मरियम के साथ ही डिस्कस किया। बाकी संगीत की मेरी पूरी थीम ही पिंक थी, मैंने लड़कों को भी पिंक कपड़े पहना दिए थे, मेरा टिश्यू पेपर भी पिंक था, तो उसमें तो मैंने पिंक ही पहनना था। बाकी मेहंदी लगाई में जो कपड़े आने थे वो आ नहीं सके थे, तो मरियम ने मुझे सेव कर लिया फिर से। उसने मुझे ईद पे भेजा था, तो मैंने फिर से पहना। तुम ये वाली जो जनरेशन की बच्चियां हैं ना, इनको इतनी समझ है हमने क्या पहनना है, हमारा सेटअप कैसा हो। बिल्कुल,
मेरा सेटअप तो मेरी अम्मा ने गुब्बारे लगाए हुए थे। मैं तो आज तक ये बताती हूँ कि मेरी शादी पे गुब्बारे लगे हुए थे। आपके टाइम का क्या निदा, मेरी बहन की शादी 5-6 साल पहले हुई है, उसका भी कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था, ये थीम होगी, ये डे लाइट होगा, ऐसे होगा, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल जैसे होती थी शादियाँ वैसे होती है। अब आया है फैशन के ये थीम होगी, हॉलीवुड नाइट होगी, गेम नाइट होगी, अब आया है सब। और जो पूरा देखो जिस तरह तुम्हारी रील बनी हुई है कि कहाँ शूट होनी है, ये सब तुमने तय किया हुआ था। इसके पीछे दुल्हन का बहुत दिमाग चाहिए होता है। इतना चलता है कि मैं कहती हूँ ना चले भाई, मैं अपने इवेंट्स नहीं एंजॉय कर सकती इस चक्कर में। हम पागल हो गए थे काम कर कर। मुझे ऐसा लगा मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और कोई आर्ट फिल्म की शूटिंग मैं यही करे जा रही हूँ, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे शॉट्स होंगे। माशाल्लाह देखो कितनी मतलब एस्थेटिकली इतना प्यारा लग रहा है, डे लाइट है और हर तरफ तुम्हारे जोड़े, तुम्हारा बैकग्राउंड सब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, और फिर सब आपकी मतलब की चीजें, तो आपका बजट भी आपके हाथ पे रहता है कि मुझे ये चाहिए, किस तरह करना है, क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जितनी दुल्हनें प्लानिंग करती हैं ना, उनके साथ एक पूरी टीम होनी चाहिए प्लानिंग की। हाँ। क्योंकि दुल्हन के लिए हर सेल्फ बीइंग द ब्राइड एक वैसी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है, उस पर से इतना स्ट्रेस मुझे आज तक कहते फूल आ गए, केक आ गया, मैं यही करी थी भाई पूरा दिन। हाँ नहीं, तुमने ज्यादा तुमने उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी अपनी रखी हुई थी ना, वरना बहुत सारे ऐसी बच्चियां होती हैं जो अब्बा, भाई, अम्मा, वो सब, जैसे मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने सब संभाला। मुझे अपनी शादी का कुछ नहीं पता कि क्या है, नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप अपनी शादी तो एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली इन सब के भी कपड़े क्या होंगे, थीम क्या होंगे, मम्मा ये नहीं, ये करना, वो भी मैं ही करती हूँ, तो ये लोग भी मुझ पे ही छोड़ देते हैं। सब कुछ। तो इसका मतलब फुल। तो तुमने अभी रुखसती का कुछ सोचा है कि भाई तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी लोगी या नहीं लोगी? अब मैं मम्मा को ही कहती मैं कुछ भी नहीं करने वाली, बस ये अभी कह रही है ये सब कुछ जब वक्त आएगा ना सब कुछ खुद कर रही होगी। नहीं, मैं मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लूंगी छोटी छोटी चीज़ों का। केक आए नहीं आए, फूल पिंक की जगह रेड आ गए, खैर हो गई। इन बातों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कोई फिल्म थोड़ी बना रहे हैं हम, कोई बात नहीं, इवेंट जैसा भी हो गया। हाँ, बस इतना नहीं स्ट्रेस। क्योंकि ये होता है ना, बाद में वीडियोस वगैरह देख के बड़ा मजा आता है। क्या मजा आता है। अच्छा, और पता है मैंने एक चीज देखी है कि जो भी गड़बड़ हुई थी ना, वो किसी को नहीं पता चली, बिल्कुल नहीं पता चली। जो हमें पता होती है किसी को कुछ पता नहीं। यही बात मैं हरीम को भी कह रही थी। कुछ एक दो चीजें ऐसी थी जो नहीं हुई थी, तो मैंने कहा हरीम ये हमें पता है ना, किसी को नहीं पता, और उसका मैं स्ट्रेस ले रही थी। मैंने कहा ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, यहाँ ये वाली लाइट होनी थी, यहाँ ये वाला फूल होना था। मम्मा ने भी कहा भाई इवेंट हो गया, खैर है, खैरियत से, बस छोड़ दो कौन से कलर के फूल थे। मेकअप चेकअप तुमने कहाँ से कराया? राबिया नम से करवाया था। अच्छा, उनके सैलून से? 3 दिन का, सिर्फ मेहंदी लगाई का मेरा सैप्स का था। अच्छा, चलो ये तो सॉर्टेड था कि भैया कराना है, ये कराना है, ये तो हो गया। अच्छा भैया, अब हम आते हैं हरीम की तरफ। तो हरीम की हमने सारी तस्वीरें हमने देखी, हमने एंजॉय की। ये इससे फ़ायदा पता क्या होता है, जो दूसरे लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, उनको लगता है वो भी है इवेंट, है ना? तो यहाँ मुझे लगता है तुम्हारी जिम्मेदारी अम्मा ने संभाली है। बिल्कुल नहीं सारी मैंने वो जो रहमा का हाल था वही मेरा भी हाल था। सेम मैं भी और हम आपस में कोऑर्डिनेशन में थे, क्योंकि हम दोनों की शादी 1-1 महीने के अपार्ट थी। ये मुझे कॉल करिए, मैं ऐसे कॉल, हमारे ड्रेस के डिजाइनर भी ऑलमोस्ट सेम थे, हमारी पीआर मैनेजर भी सेम थी, हमारा इवेंट प्लानर भी सेम था और हमारी शादी की डेट भी सेम थी, बस महीना और हम एक दूसरे की शादी में नहीं जा सकते। मैं भी न्यू ब्राइड थी, ये भी न्यू ब्राइड थी, बट चले हो गया था। अच्छा, अब चलो शुरू करो। माइयो से शुरू कर रहे हैं। पहले माइयो का इवेंट, पहले माइयो की पिक्चर तो दिखाएं। हाँ, अब बताओ, तुमने इसकी जोड़े की भी दिखाएं पिक्चर। मायू का सीन ये था कि मेरे घर पे मेरा अपना मेकअप आर्टिस्ट आया था, मैं घर पे रेडी हुई थी अपने सब इवेंट्स में। और वो आया हुआ, मैं रेडी हो रही हूँ, मैं हाँ फूल वाले आप आ गए, हाँ आपने कारपेट लगा दी, यार ऊपर जाके देखो डेक नहीं चल रहा, यार जाके देखो बच्चों ने गुब्बारे फाड़ दिए। मैं इस तरह से लगी हुई थी, मेरे पूरे घर में हल्ला मचा हुआ था, कोई नहीं लुक आफ्टर कर रहा था। आई वाज द ओनली वन और मैं शूट पे थी, और मेरी अम्मा मेरे मायू वाले दिन शूट पे, और मैं मम्मा को कॉल कर रही हूँ, मम्मा आप किधर हो, घर पे मेहमान आए हुए, मुझे रेडी होना है, मेरी माइयों में क्या क्या देखूं। मैं उस टाइम पे ब्राइडजिला बनी हुई थी। मेरी मुल्तान से कोई 30 लोग आए और वो घर आ रहे हैं और मैं शूट पे जा रही हूँ, और उनका नाश्ता देखना, उनके बिस्तर देखना, उनकी हर चीज़ देखना। उस दिन मेरा मायू, क्योंकि मैं रमज़ान का सीरियल कर रही थी, तो उसका मेरा लास्ट डे था, कुछ सीन्स अटक गए थे और उन्होंने कहा आपको हर हाल में कराना होगा, आज लोकेशन का लास्ट डे है, पूरी कास्ट फिर अवेलेबल नहीं होगी, तो प्लीज़ हमें हाफ डे दे दें। तो मैं कोई 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक शूट पे थी, और 7 बजे मेरी मायू शुरू होनी थी। 7 बजे मायू शुरू होनी थी, और मैं शूट से आके मैंने शूट के कपड़े पहने हुए हैं, मैंने शूट का ही मेकअप किया हुआ है, शूट के ही बाल बने हुए हैं, मैं इसके मायू वाले दिन कोई तैयार नहीं हुई थी।
और हमारा टैलेंट देखो हरीम, हम चेहरे पे पता नहीं चलने देते कि सारे दिन क्या हुआ है। हम एक्टर्स हैं, हंस हंस की तस्वीर और मैं आते ही सीधी ऊपर भाग उधर भाग, नीचे मेहमानों को मिली, क्या अब्बा ने कुछ नहीं संभाला। वो तो जाहिर है जो कर रहे थे लेकिन बहुत सारे काम हमें क्योंकि निदा एक्चुअली प्लानिंग सारी मेरी थी। मुझे पता था कहाँ क्या चीज होनी है, तो उसको देखना भी मुझे ही था। किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता कि यहाँ पे क्या लगवाना है। हम ना देखें तो सुकून ही नहीं मिलता कि हो गया नहीं हो गया। क्योंकि इन द एंड इवेंट हमारा है। ये कुशन यहाँ है तो यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, ये फूल यहाँ नहीं तो यहाँ होना चाहिए, तो ये अब देखेंगे फिर वो देखेंगे। हाँ अच्छा, फिर ब्राइड जो है वो सारा ब्राइड जिला बनी हुई थी। ओके, फिर मायो हो गया। तुमने किसका जोड़ा पहना था? मायूं पे एक है सना एंड समाना। अच्छा। उन्होंने मुझे कस्टमाइज जोड़ा बना के दिया था विद वेरी क्यूट पोटली एंड कस्टमाइज खुस्सा। क्यूट। इस्लामाबाद से हैं वो लोग। अच्छा। उन्होंने बहुत तुमने कैसे ढूंढी इस तरह सब रिसर्च करके? नहीं, मम्मा की आई गेस वो फ्रेंड है सना एंड समाना। तो मम्मा ने उनसे पहले कपड़े बनवाए हुए हैं। अच्छा। और वो बहुत अच्छे डिजाइन करती है। नो डाउट मेरा मायूं का जोड़ा जिस तरह से मैंने सोचा था, चाहा था, बिल्कुल वैसे। उन्होंने कहा कि हम आपके मायूं का ड्रेस बनाना चाहते हैं, तो हमने ठीक है। तो उन्होंने बहुत एफर्ट के साथ बहुत प्यारा बना के भेजा। अच्छा, फिर आ गए मेहंदी। अब मेहंदी का बताओ भाई, क्या सीन था? मेहंदी का भी कुछ इसी तरह का था। मेहंदी का ये था, मेहंदी कंबाइन थी। हमारा पहला कंबाइन इवेंट मेरे इन लॉज के साथ और हमारे घर का डबल प्रेशर। हालांकि मेरे हस्बैंड के साथ भी वो कंबाइन था, लेकिन हर चीज़ इन द एंड मैं ही देख रही थी क्योंकि सब कुछ मैंने ही किया था। वेन्यू पे जाते ही मैं, मेरे इवेंट प्लानर का जो नाम था, मैंने कहा आपने ये नहीं लगाया, मेरा वो बोर्ड कहाँ है, मेरे गजरे की वॉल कहाँ है। मैं एक दुल्हन बनी हुई और गजरे की वॉल ढूंढ रही। हमारे फोटोशूट्स पहले थे, मैं इधर पिक्चर खिंचवा रही हूँ और मैं जाके बोल रही हूँ यार वकार भाई पीछे आपने वो फूल नहीं लगाया, फूल चेंज करें। मैम आपके आप तस्वीरें तो करवा ली, लाइट जा रही है, 4 तस्वीरें करवाई, फिर जाके खाने की टेबल क्यों नहीं लगवाई, आपने देखना है मेहमान आने वाले। ये सब चल रहा था वहाँ पर। और ये सब भी चल रहा था और इतनी लाइवली फोटोशूट। यस, मतलब इसके दूल्हा ज्यादा शर्मा रहा था इसमें। और मुझे लगता है कि शादियों में ना दूल्हा होना चाहिए, तो आप सुकून से अपना इवेंट एंजॉय करोगे। दूल्हों को कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, कुछ नहीं पता होता क्या चल रहा है। और इसको ये भी टेंशन थी कि दूल्हा मेरे साथ अगर डांस नहीं किया तो क्या हो। मुझे ये भी टेंशन थी मेरा दूल्हा पहन क्या रहा है, क्योंकि इन द एंड उसकी और मेरी कपल पिक्चर्स है, वो बुरा लगेगा तो मैं भी बुरी वो तुम्हें नहीं पता था क्या पहन रहे? मैंने डिसाइड करवाया था, तो उसकी टेंशन थी कि वो किस तरह से ड्रेसअप हुआ है एंड एवरीथिंग। क्योंकि वो थोड़ा लेकिन देखो जो इतना प्रेशर होने के बावजूद ये ज्यादा एंजॉय करिए इसको, मतलब तस्वीरें वीडियो में नजर आ रहा है कि बिकॉज़ निदा आई नो कि इन द एंड हम यही चीजें देखेंगे मेमोरीज के लिए, और ये अच्छी होनी चाहिए। देखेंगे भी क्या, ये इतना बड़ा दिन है, ये एक ही बार आएगा। एक ही बार आएगा। इस दिन में स्ट्रेस भी है, इमोशनल चीजें भी हैं, रोना भी है, हंसना भी है, डांस भी करना है, सब करना है। मिक्स्ड इमोशन वाले दिन होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे, खुशी तुम्हारी झलक रही थी। माशाल्लाह, देखिए तुम एंजॉय कर रही हो। ये एक्टिंग नहीं थी, यही तो फायदा होता है। नहीं, लेकिन ये एक्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं भूल जाते हैं सब। ये एक्टिंग नहीं थी सच्ची में। जब हमने भी तुम्हारी देखी थी तो हमें लगा था माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआएं निकल रही थी कि शी इज हैप्पी। नहीं, आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरा फोटोग्राफर जो मुझे प्लेबैक दिखाता था, वाह यार कितना अच्छा है, मैंने ऐसा ही सोचा था, तो उससे फिर और ज्यादा अच्छी हो रही थी। हाँ, वेरी नाइस। तो वो जोड़ा जो हरा वाला था जो मेहंदी का, वो किसका था? नुमानन भैया। नुमानन भैया का डिजाइनर का, और बहुत अच्छा जोड़ा था। और वो इतना भारी था, कोई वो 200 किलो का था, उसका गरारा होगा क्योंकि उसमें इतनी कैनकिन थी। और मैंने डांस किया था। हाँ, पकड़ के मैंने सबके साथ डांस किया मैंने। अच्छा, उसके बाद निकाह का दिन आया, मेहंदी के बाद ये निकाह का इवेंट है। हाँ, ये निकाह का इवेंट है। भाई आप सब लोग बहुत निकाह पे, सारी इवेंट्स एक तरफ, निकाह का माशाल्लाह इवेंट और सेटअप ये सब एक तरफ। ये कहाँ हुआ था? ये डीएम अरीना क्लब। ओह अच्छा। ये है जो शी इज ज़ैनब, जिसकी वजह से रिश्ता हुआ। ओहो, ये वो है। ये है वो हमारी रिश्ते कराने वाली आंटी। रिश्ता कराने वाली। अच्छा, तो ये इन कपड़ों की बात करो जरा। ये था सेम डिजाइनर वानिया बाय मेहर आजम जो लाहौर में होती है। अच्छा। और बहुत प्रिटी ड्रेसेस हैं इनका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। वाओ। और आपने बड़ी अच्छी लग रही थी भाई निकाह में, तो माशाल्लाह कितनी डिसेंट लग रही थी। मुझे बड़ा पसंद आया था आपका लुक। मुझे आए ना जरा तस्वीर तो दिखाओ ना इनकी। बहुत सारे डिजाइनर्स के कपड़े आए, मैंने देखे, मैंने रिजेक्ट किए, सिलेक्ट किए, रिजेक्ट किए, सिलेक्ट किए, रिजेक्ट किए, फिर मैं खुद निकली। मैंने कहा जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा। हाँ। मुझे एक डिसेंट अम्मा बनना था। हाँ। मुझे ग्लैमरस लुक और ये वो फ्रॉक्स और ये वो नहीं पहननी। हाँ। फिर मैं मार्केट गई, मैंने ढूंढी, अपने मियाँ के साथ ढूंढी, फिर मुझे एक ऑफ वाइट साड़ी पसंद आई। अच्छा, ये लोग मम्मा ने खुद डिजाइन की है, साड़ी भी खुद बनवाई है। हाँ,
तो मेरे माइंड में एक लुक थी कि मुझे ऐसे बनना है, तो मैंने फिर वो बनाया। वाह, बहुत अच्छी लग रही थी आप। अच्छा हुआ कि डिज़ाइनर के नहीं पहने आपने, किसी अपने पहने। इंसान को ये पता होता है कि उसको क्या मतलब तो ये अच्छा वाला दिन भी बहुत स्ट्रेसफुल था। हाँ, अल्लाह, जिस दिन निकाह हुआ। ओह, इस दिन भी मैं कारपेट लगा दें, टिश्यू रख दें, पानी रख दें, ख्याल करने में बेसिकली हमारा जो इवेंट प्लानर था उसने भंड किया था। तो खैर वो किसी को नहीं पता चला, लेकिन उसने बहुत बुरा भंड किया। क्या भंड हुआ था? अच्छा खैर वो इतनी इम्पोर्टेंट बात भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें में साफ जो हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो हुए। तो वो चूंकि बच्चों ने सोचा हुआ था कि ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, जो कि किसी को नहीं पता। बहुत ओवरऑल इवेंट अच्छा था, लेकिन इसको स्ट्रेस था कि ये मैंने ऐसे कहा नहीं, वो छोटी मोटी चीज़ें थी जो किसी ने नोटिस भी नहीं की ना, जैसे निकाह के दिन वैसे ही अंदर से ही कुछ स्ट्रेस होता है। निकाह है यार, और हमारा आप अपनी पूरी जिंदगी सौंप रहे हैं किसी को। मैं मम्मा से वही बोल रही थी कि शायद 10 मिनट की होती है निकाह की साइनिंग एंड एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर दैट। मम्मा से वही बोल रही थी कि 10 मिनट की साइनिंग करने के बाद नाउ शिराज इज़ माई इमीडिएट फैमिली, और मामा बाबा भी सेकंड आते हैं। ही इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ही इज़ माई फैमिली। 10 मिनट सिर्फ हमने कुछ पेपर साइन किए हैं। और पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है जिस दिन निकाह होता है ना, उस दिन आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा होता है। हाँ, समझ नहीं आ रही होती कि हलचल। अच्छा, मुझे तो अपने निकाह वाले दिन रोना ही नहीं आया। मैं पेपर्स भी साइन करी थी, मुझे तब भी रोना नहीं आ रहा था। सुन हो जाता है ना बंदा। मैं अपनी फ्रेंड का ज़ैनब का हाथ पकड़ा हुआ था और वो यहाँ खड़ी हूँ, मैं शांति मतलब साइलेंस था उस टाइम पे, खामोशी थी, और मैं साइन करी थी। मुझे अचानक से बातें ऐसे ऐसे करके मैंने उसकी तरफ देखा, वो टप 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 मोटे मोटे आंसू से, मैंने कहा तुम क्यों रो रही हो? उसको देख के मुझे रोना है, वरना मैं नहीं रो रही थी। और मैंने तो कोशिश की कि इसके सामने सबको मना किया था कि नहीं रोना, मुझे इसको रुलाना। तो मेरे घर वालों ने उस दिन बहुत ओवर एक्टिंग की, मेरे सामने बहुत खुश होने की एक्टिंग की, अच्छा है खुशी खुशी जाओ, लेकिन मुझे पता था ये लोग रो रहे हैं। तो मैंने सबको कहा था, और मैंने खुद भी बहुत सब्र से काम लिया। इसके सामने मैंने अपना एक आंसू नहीं निकलना दिया। जब ये गाड़ी रुखसत हो गई तो फिर मेरा पैमाना लबरेज हुआ, फिर मैं अपने बेटे के गले लग के बहुत अल्लाह। फिर इनका एक सेगमेंट चला था रोने का। ऐसे ही होता है। लेकिन इसके सामने मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी अपने घर खुशी खुशी जाएगी, उसके सामने नहीं रोना किसी। हाँ, हाय, लेकिन ये बहुत तकलीफ, खुशी तकलीफ सब मिली जुली कैफियत होती है। तो उसके बाद जब ये ससुराल जा रही थी तो रास्ते की वीडियोस हमारे पास आना शुरू हुई, हम रो रहे हैं और उसकी वीडियोस आना शुरू हो गई हमारे पास। ये देखें, और मैं रो भी रही और मैं हंस भी रही। मैंने कहा ये देखो, और ये ऐसे करते हुए जा रही है और डांस करते हुए जा रहे हैं। तो एंट्री भी ससुराल में फुल भंगड़ा करते हुए की थी, डांस करते हुए, क्योंकि वो लोग इतना, इसके दोस्त वहाँ पहुँच गए और सब भंगड़े कर रहे हैं और सब, तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम घर में बैठे आंसू आ रहे हैं। वैसे ये वाले सेगमेंट में लड़की की फैमिली को भी जाना चाहिए, है ना? आई गेस जाना चाहिए। एंट्री पे भी रस्में होती है ना, रस्में होती हैं घर जाके, मजा आता होगा। मजा बेचारे वो लोग सैड बैठ जाते हैं। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। और हमने तो कुछ सोचा था कि तुम लोगों को कुछ अक्ल की बातें सिखाएंगे, समझाएंगे, वो तो धरी की धरी रह गई। हम खुद ही तुम्हारी बातों में खो गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और आज हमारी नई समझदार दुल्हनें हमारे पास मौजूद है। और हम अभी हरीम की पिक्चर्स दिखा रहे थे, हमने निकाह की पिक्चर्स दिखाई, तो फिर ब्रेक आ गया तो हम चले गए थे। निकाह और रुखसती ये सब एक साथ ही जी, है ना? अच्छा वो तो दिखाओ, वो एक मेन चीज़ जिसको निकाह से ज़्यादा उस चीज़ की फिक्र थी, बहुत ज़्यादा थी, फ्लावर ब्लास्टर। हाँ, कि जब जैसे ही निकाह और ये एक भंड भी मार दिया था इसमें किसी ने। थैंक गॉड मैंने एक अलग से मंगा के रखा था फॉर सेफ साइड। अच्छा, सेफ साइड के लिए भी, कि जब ये मोमेंट हुआ और जब ये फ्लावर ब्लास्टर हुआ तो अभी एक अंकल थे जो आके सीधा मेरे कैमरामैन में उन्होंने टक्कर मार दी और उसका कैमरा यूं हो गया और वो मोमेंट रुइन हो गया। बट थैंक गॉड क्योंकि मेरे पास वो सेफ साइड एक था फ्लावर ब्लास्टर, तो हमने एक बार दोबारा किया। एक्शन रीप्ले के बाद, बिकॉज आई एम एन एक्टर, तो मुझे थोड़ी अकल थी कि कुछ चीज़ें सेफ साइड होनी चाहिए। वेरी गुड। मैंने सोचा था जब निकाह के बाद वो आते हैं मिलने के लिए, तो वो वेल मैंने डाला हुआ था सब कुछ। He is also very emotional, so he got, he started to tear up, तो वो भी थोड़ा सा रोना शुरू हो गए थे। अच्छा निकाह हो गया, सब मुझे मुबारकबाद दे के चले गए। मैं बैठी हूँ सिर्फ इस इंतज़ार में कि वो आएंगे, और वो वहाँ पर सबसे गले मिल रहे हैं, और थोड़ा सा ना मुझे लगा थोड़ा दूर जाने लगे।
मैं अपने फोटोग्राफर कह रही, मैंने कहा सुनो इसको पता है किसने यहाँ पर भी आना है? मैं मम्मा को नहीं, मम्मा इसको कोई बताए। मैं बैठी, मैंने कहा क्या मैं खुद ही ऐसे ही उठ जाऊँ? फिर किसी ने जाकर उनको याद करे, ओ हाँ ही फॉरगॉट। ये आई गेस सब ग्रूम्स के साथ होता है, निकाह होने के बाद वो अपनी बेगम को भूल जाते हैं। मेरा यहाँ भी भूल गया था, मैंने ज़ैनब को बोला भाई उसको जाके बताओ मैंने कुछ प्लान किया हुआ है। एग्जैक्टली, आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा आप कहाँ चले गए थे? ही वाज लाइक आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, मैं मम्मा से मिलके रोना शुरू हो गया, मैं पापा से मिलके रोना शुरू हो गया। मैंने कहा मतलब जिससे शादी हुई है उससे उसी को भूल जाते हैं उस मोमेंट में जिससे शादी हुई है, बाकी सब से मिलते हैं। असल में पता है कि सब मिलने आ जाते हैं, तो दुल्हन तो बेचारी शर्मा रही होती है, बैठी जाती थोड़ी मिलने, तो सब पकड़ लेते हैं दूल्हे को, तो वो बेचारा क्या करे। एंड ही डजंट नो एनीथिंग, लाइक वो बिल्कुल वहीं के बॉर्न ब्रॉट अप, उनकी उर्दू भी टूटी फूटी है। तो वो क्या कह रहे हैं नाउ व्हाट टू डू नाउ? मैंने कहा आप वेल ऊपर उठाएं, फिर ऊपर, अच्छा वो बातें हैं रिकॉर्डेड ना, वो पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि आधा करेंगे, अब मैंने कहा पीछे फेंक, पीछे पीछे मैं इशारे करूँ तो ये हुआ था। अच्छा रेहान के साथ ये हुआ कि वो जो लगी हुई थी निकाह सेपरेट है, उसमें जब वो एंटर होने लगा तो उसका कुल्ला उसमें अड़ गया। सेम लेकिन उस बेचारे ने लेकिन उसने ऐसा किया कि कुल्ला, उसने फिक्र नहीं की कि मेरे बाल चिपके हुए कुछ, उसने कुल्ला एक साइड में रखा और अपना पूरा क्योंकि उसको पता था अगर उसने मोमेंट ड्राइंग किया ना तो उसकी खैर नहीं, तो उसने कुल्ला उतार के साइड पे रखा, उसने वो किया कुल्ला उतार दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं शादी में जो हम प्लान करते हैं नहीं भी हो पाती। एग्जैक्टली, बट इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा अब ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी एक्चुअली ये सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ डाली जा रही होती है लड़कियों पर, और ये सब एक उसका वो कहते हैं ना कि सजा के पेश किया जाता है, शादी, कपड़े, ज्वेलरी, मगर फिर प्रैक्टिकल लाइफ ऑब्वियसली शुरू हो जाती है। तो एक हमारे पास क्या नाम है, इकरा अपने एक्सपीरियंस शेयर करने आई हैं और कुछ समझाएंगी भी हमें, है ना? चलें जी, सवाल कर रही हैं। ओहो अच्छा 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 भाई, वो सवाल कर रही हैं और वो परेशान है। मैं तो समझी कि हमें कुछ समझाने आएंगी, ये तो समझने आ रही हैं। चलें, अब समझदार अम्मियाँ बैठी हैं और आप लोग भी अब समझदार हो चुकी हैं, तो एक समझदारी वाला एक्सपीरियंस जो है आप शेयर करेंगी। जी क्या सवाल है आप लोगों का? जी अस्सलाम वालेकुम निदा, मेरा नाम इकरा है, मेरी रिसेंटली ना अभी शादी हुई है। असल में मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं घर में सबसे छोटी और लाडली, आपको पता है छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, तो ये था कि बस बचपन से कभी अम्मी के बगैर रही भी नहीं थी। इवन ये कि जब छोटे होते हैं बच्चे, जैसे खाला नानी वगैरह क्या रुकने के लिए जाते हैं, तो मेरे साथ ये था कि बस अम्मी के साथ ही जाना है, और अम्मी के साथ, अम्मी के बगैर मतलब यानी कि कहीं रहने का, कहीं रुकने का अम्मी के बगैर तसव्वुर ही नहीं था। अब ये हुआ कि शादी हुई तो बस अब यही है कि माशाल्लाह हस्बैंड बहुत लविंग है, केयरिंग है, सब है, लेकिन बस अम्मी के बगैर दिल नहीं लगता। और ये होता है कि बस अम्मी याद आती रहती हैं, बस किसी तरह उड़ के बस उनके तक पहुँच जाऊँ मैं, मतलब अपना रूम, अपनी चीज़ें, अम्मी के हाथ का खाना, बस यही होता है। और फिर ये है कि मेरे हस्बैंड जैसे ये होता है कि अम्मी के घर जब जाना भी होता है ना, तो वो यही कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे ऐसी खुशी होती है, आंखों में ऐसी चमक होती है जो यहाँ रहते हुए नहीं होती। और ये कि जैसे होटलिंग के लिए लेके जाते हैं या आउटिंग के लिए लेके जाते हैं मुझे, तो मुझे यही होता है कि बस थोड़ी देर इसके लिए अम्मी के यहाँ मिलवाने के लिए ले जाएँ, वहाँ से कभी वापसी में ले जाएँ। अब ये होता है कि अब मेरी अम्मी सेकंड फ्लोर पर रहती हैं ना, तो अब जब हम जाते हैं अम्मी के घर, तो मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं और मुझे होता है कि बस उड़ के अम्मी तक पहुँच जाऊँ, और मैं जल्दी से ये होता है कि बस चली जाऊँ। तो यही कहते हैं कि पीछे मुड़ के तुम देखती भी नहीं हो कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे, तुम वहाँ जाके बिल्कुल भूल जाती हो मुझे। अब ये कि 1-2 दिन रहे और आ रहे हैं, जब हस्बैंड आ रहे हैं तो बस मैं सैड हूँ अंदर से, और जब आती हूँ तो आते हुए रोना आ रहा होता है, और वो यही कहते हैं मुझे देख के तुम खुशी नहीं होती हो, ऐसा लगता है कि तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ जा रही हो। अब अम्मी हालांकि मुझे बहुत समझाती हैं। अब ये कि ससुराल में दिल नहीं लगता, बड़ा हल्ला गुल्ला था भाई साथ में, और भाई से भी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग, और ससुराल में सब अपने अपने रूम्स में रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। बस क्या करूँ कि ये होता है कि बस अम्मी के बगैर बस मेरा गुजारा ही नहीं है। अब ये है कि ज़रा बात जैसे होता है फ़ोन वगैरह पे करो, तो बस ये होता है कि सास भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करती हैं मेरी कि तुम अपनी अम्मी से ही बातों में हो, और इस तरह ना बस ये होता है। मेरे हस्बैंड भी अब ये बुरा मानने लगे हैं, जैसे वो ये कहते हैं कि तुम शादी से खुश नहीं हो, या अगर इस तरह ही तुम्हें करना था तो तुमने शादी क्यों की थी। लेकिन ये है कि मैं भी उनको कैसे समझाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब एक लड़की ज़ाहिर सी बात है अपना घर बार सब छोड़कर आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है। अब वो भी शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि बस तुम सिर्फ ये होता है कि तुम्हारा दिल वहाँ लगा हुआ होता है और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। ये तो बहुत ही आम चीज़ है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। मैं तो जब आपकी बात सुन रही थी और मैं फ्लैशबैक में गई, तो ये एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा ही होता था।
कि जब भी कहीं खाना खाने जाते हैं उससे ज़्यादा खुशी होती थी कि मैं अम्मी से मिलूँ। पता नहीं क्या शादी के बाद एक शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा याद आती है अम्मी। तो हरीम तुम ज़्यादा बता सकती हो, अभी इसने ये चीज़ बेयर नहीं की है। नहीं, ऐसा होता है क्योंकि मैं एक्चुअली अपनी मम्मा से क्लोज भी बहुत हूँ, मेरी ज़्यादा उन्हीं से बात होती है, हर छोटी चीज़ में याद आती है। और शादी के शुरू के दिनों में तो बहुत ज़्यादा होता है कि हर दिन जाके मम्मा से मिलना, हर दिन जाके मिलना, लेकिन इन द एंड अब वो आपका घर नहीं है। घर तो एक्चुअली अब शौहर का घर है, तो ऐसा नहीं है कि उस बेचारे को आप इग्नोर ही कर दें। वो भी आप ही का शौहर है, उसको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दे, अम्मा को भी साथ लेके चले, शौहर को भी साथ लेके चले, वंस इन अ वीक मिल लें। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ जाके टिके जाएं, वापस घर भी आना होता है। दिन में एक बार ये रात में फ़ोन ज़रूर कर लेती है, इवन रोज़ वीडियो कॉल करने। अगर कभी भूल भी जाए तो इसकी सास आके कहती है कि मम्मा से बात की, अपनी मम्मा को कॉल करो, शाबाश। तो ये मुझे दिन लेकिन शुरू के दिनों में बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ एडजस्ट करने में कि अब आप अपनी अम्मी के साथ नहीं हैं। हाँ, अच्छा, एक और इंसान की ना एक फितरत होती है, उसको जिस चीज़ से जितना रोका जाएगा ना उसका वही दिल चाहता है करने का। हाँ, तो मैं सारे ससुरालियों से ये कहती हूँ कि शुरू के दिनों में नहीं बहू को रोकें आप अपनी, या उसको एडजस्ट होने दें, या बेजारी या बुरा माने कि अपनी अम्मी से मिल रही है या नहीं हो रही है। अगर आप शुरू के दिनों में उसे नहीं इस तरह आप तकलीफ़ देंगे ना, क्योंकि उसको तकलीफ़ पहुंचती है अगर वो अपनी माँ से नहीं मिल रही होती। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सब होते हैं तो खुद ही आप, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। शुरू के 5-6 महीने होता है, लाइक जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी अपनी अम्मी बहुत ज़्यादा उड़क के आती है यार। लेकिन 5-6 महीने बाद आप उस घर में एडजस्ट कर जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने मैके की याद थोड़ी कम आने लगती है। इस चीज़ में इन-लॉज़ को भी समझना चाहिए। उसके बाद अम्माएं बेचारी तरस जाती हैं, बेटा हमारे पास भी आ जाओ बेटा। ये तो ये नेचुरल है बहुत। ये अब तो मैं सोचती हूँ कि मम्मा से मिलना कब से इतना एक्साइटिंग हो गया मेरे लिए कि ये मेरे लिए आउटिंग हो गई। वरना जब साथ रहते थे तब क्या, चलो घर जाना है, लेकिन अब मम्मा से मिलने जाना है तो ये एक एक्साइटिंग चीज़ हो गई है। बहुत मज़ा आता है भाई बाकी। जब मैं शूट से आती थी तो ये भले अपने कमरे में सो रही होती थी, मैं एक दफ़ा झांकती थी और सो रही हूँ और कह के चली जाती थी, तो एक सुकून था कि कमरे में है। तो अब नहीं होती तो बिल्कुल सन्नाटा है घर में, इसके कहकों की आवाज़ें आती थी। मैं अपने कमरे में होती थी तो इसके कमरे में टीवी देख रही है तो ये माशाल्लाह खिलखिला के हंसती है तो आवाज़ें आती थी। बहुत वियर्ड हंसती हूँ और वो कह के बंद हो गए घर में, बिल्कुल खामोशी हो गई। तो अभी ये है कि ये उस दिन आई तो आके ये फिर सो गई, और जब उठी तो कहती मम्मा मैं तो आई आपसे मिलने और सारा दिन सोती रही, अब मैं शाम में पिछले 4 दफ़ा से मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं घर जाती हूँ मम्मा से मिलने और सो जाती हूँ और उठती हूँ मेरे मियाँ की कॉल आ जाती है, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मेरे दिल को सुकून था कि मेरी बेटी मेरे सामने तो सो रही है ना, भले तुम सो रही थी। मेरी अम्मी का भी यही शिकवा होता था, तुम जब आती हो यहाँ सो जाती हो, मुझे नहीं पता क्या, क्योंकि सुकून मिलता है, सुकून रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, सब कुछ हो जाएगा। आप घर आते हैं आपको सुकून मिलता है, कोई टेंशन नहीं होती, अम्मी बराबर में है और आप सो। मैं कहती हूँ माँ का पास बैठना भी सुकून। हाँ, माँ ऐसे तो नहीं है। माँ अगर आप सो भी रहे हैं तो पता है कि वो घर में फिर रही है या सो रही है या पास साथ लेटी हुई भी है। तो वो जो अंदर तस्कीन है दिल में ना, उसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल से। ये टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होंगी, और इस वक्त आप अपने आप पे जुल्म ना करें अपनी अम्मा से अलग करके। मियाँ को इम्पोर्टेंस दें, लेकिन उसको ये समझाएं भी कि आपको जहाँ आप पली बड़ी हैं, सारी ज़िंदगी उधर गुजारी है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, वहाँ से एकदम ये स्विच नहीं है कि बंद कर दें, ऑफ और ऑन कर दें। और अच्छा ये भी एक गलत बात है कि आप शादी के बाद हर वक्त मैका भी नहीं करें। हर वक्त थोड़ा ससुराल को भी अहमियत दें और शुरू के दिनों में थोड़ी होगी तो, लेकिन कुछ मैंने देखा है कि फुल टाइम उनको मैके की ही फिक्र रहती है। ठीक है आप आए मिलें जुलें फ़ोन भी करें, लेकिन ससुराल को भी अहमियत दें, शौहर को भी अहमियत दें। जब उसको लगता है ना कि हाँ मैं भी अहम हूँ इसके लिए, तो वो भी मेरे ख्याल में इतना फिर नहीं करेगा। तो जब आप अब तो बेटा शादी के कुछ सालों बाद तो मियाँ कहते जाओ तुम मम्मी के यहाँ नहीं जा रही तुम। हाँ, वो चली जाओ। 20-25 साल बाद होता है कि मैं क्या नहीं जाना तो 20-25 साल बाद मैं अपने पहले ही हो जाता है। 23 साल होने वाले मेरी शादी को, अब मेरे मियाँ कहते तुम जा रही थी अम्मी के यहाँ। 23 साल बाद अब तुम अब्बू क्या नहीं जा रही।
तो वो वाली अब मैं कहती हूँ कि भाई मैं अब्बू आ जाएंगे मेरे, मैं नहीं जा रही हूँ, क्या करूँ। तो ये इतने साल बाद फिर वो मियाँ खुद ही भेज रहे होते हैं, भाई खुदा के वास्ते थोड़ा स्पेस दे दो, मैं दोस्तों के पास जाऊँ। अच्छा, मेरा ये था कि शादी हुई तो मेरे मियाँ मुझे साथ लेके जाते थे। हाँ। और अपने वो काम से वापसी पे लेते हुए आते थे। हाँ। तो कभी इत्तेफाक, मेरे ख्याल में 13 साल जब मेरी शादी को हो चुके थे, तो मैं कोई गिन के 2 दिन अपनी अम्मी के घर रहने गई थी। तो उसके बाद तो खैर मैं कराची आ गई, तो वो जाने का हुआ ही नहीं कि आप जाते हैं तो ससुराल होता है, तो आपको ससुराल ही जाके रहना है, अम्मा को फिर भी आपने मिल के ही आना है। बस पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेंड कर लें। बिल्कुल। तो ये बच्चों को खुद को भी थोड़ा ख्याल रखना, मतलब बयाना रवि, थोड़ा बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, कौन है मेरे पास, हमारे पास? जी शमीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अपनी बेटी हिबा के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड करीब 2 साल से जो है ना लीवर की मेजर प्रॉब्लम में है, और जो है ना जब से उनकी बीमारी डायग्नोज हुई है ना, तो उन्होंने बहुत टेंशन ले लिया है अपने ऊपर ना। और अब वो ये बार बार मुझे भी ये कहते थे कि अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए ना, हमें हिबा की शादी कर देनी चाहिए। और फिर जो है ना मेरी हिबा जो है ना सिर्फ 16 साल की है, और फिर इनकी परेशानी देखकर मुझे भी ये हुआ कि हमें कर देनी चाहिए ना शादी। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, प्यारी है, और उसके अलावा जो है ना सिर्फ वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि 16 साल की लड़की थी। अब उसको कुछ भी घरदारी में, मैं एक जॉब करती थी, जॉब करती हूँ मैं, तो मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी बेटी को कोई घरदारी सिखाऊं या कुछ करूं। जैसे कि कहीं बर्तन पड़े हैं या कहीं किताबें फैली हुई पड़ी हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं, उसको इन चीज़ों का कोई भी होश नहीं था। बस ये था कि जो है ना बस अपनी ही ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई में वो फोकस करती थी ना। अब जहाँ उसकी शादी की माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी फैमिली है, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर लिहाज से उसका ख्याल रखते थे। मगर शादी के शुरू के 2 माह तो बहुत अच्छे गुजरे। उसने जो है ना उन लोगों ने बहुत उसके लाड चाव बहुत उठाए, मगर जैसे जैसे वक्त आगे गुजरा ना, तो वो बच्ची जो है ना जैसे कि उसकी वही रूटीन रही जो घर में थी, देर से उठना, चीज़ें फैला के रखना, या अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसके आगे कैसे सर्व करना है, क्या करना है। अब कभी सास ने बोल दिया कि बेटा ज़रा जल्दी उठो, ये तो आप बहुत देर से उठती हो, या किसी नन ने बोल दिया कि ये क्या किया आपने, ये काम ऐसे नहीं करना था, तो वो बस ज़रा सी बात पे उठ के ना मैं के आ जाती है ना। अब 6 माह हो गए उसकी शादी को, और 6 माह में वो तकरीबन कुछ 12-13 बार जो है ना अपने घर से रूठ कर यहाँ आ चुकी है ना। मैं उसको बहुत समझाती हूँ, हालांकि उसके ससुराल वालों को पहले बता दिया था कि देखिए उसको कुछ भी नहीं आता है ना, वो बिल्कुल समझें कि बस पढ़ाई लिखाई से फारिग हो के बच्ची आपके घर आई है। तो उन्होंने भी कहा था कि हम बेटी बना के रखेंगे, मगर आखिर तो एक औरत को अपनी घरदारी संभालनी होती है ना, चाहे वो जिस भी उम्र में हो। शादी हो गई तो उससे अपनी घरदारी संभालनी है। और मैं भी उसे जब भी आती है तो बहुत समझा बुझा के भेज देती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, मगर वो अपने उस पीरियड में से बाहर ही नहीं आ पा रही है जो उसकी एज थी ना, और जो वो उसको यानी कि समझ नहीं आ पाता कि मैं अब क्या करूं। और बहुत उसको समझा के भेजती, थोड़ी कोशिश करती भी है, मगर कुछ चीज़ों में वो पीछे रह जाती है। इसलिए तो कहते हैं ना 18 के बाद भाई शादी करे, 16 तो बहुत यंग एज। बस ये हमसे गलती हो गई, गलती थोड़ी मेरी भी थी। अब जाहिर है वो छोटी है और वो उतनी मैच्योर नहीं है। तो आई रिमेम्बर आई वाज इन कॉलेज, और बच्चा दिमाग होता है 16 साल की उम्र में, तो उस वक्त कौन रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे। हम अभी भी इतने बड़े होकर भी शादियाँ हो गई, हम सोचते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि ससुराल को कैसे लेकर चलना है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि मेरे दिमाग से ना, मैं अभी घर की छोटी हूँ तो मैं छोटी ही हूँ, और वहाँ जाके मैं क्या करूँगी, एकदम से मुझे फेस करना पड़ेगा सबको, और वरना काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि मतलब कितना मुश्किल है अभी इस एज में भी। हालांकि मैंने खुद को स्पोर्ट भी कर लिया, स्पोर्ट्स भी कर लिया, ड्रामे भी कर लिए, बड़ी भी हो गई, पढ़ भी लिया, जॉब्स भी कर ली, सब कर लिया, मतलब जो मुझे जहाँ तक करना था। उसके बाद भी लगता है कि दिस इज़ रियली डिफिकल्ट, हमें नहीं समझ में आ सकता। तो 16 साल की बच्ची को छोटी उम्र में जब आप इतनी जिम्मेदारी उस पर डाल देंगी, शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं वही कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छे रैपर में हमें पैक करके दी जाती है कि शादी का जोड़ा, जेवर, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है बच्चियों के लिए, लेकिन शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये सिर्फ सुहाना ख्वाब या कोई फूलों की सेज नहीं है, फूल के साथ कांटे भी होते हैं, वो सब चीज़ें बेयर करनी पड़ती है। एक दफ़ा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो अम्मा के घर का आराम नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं, और ये आपको पहली बेटी को तैयार करना चाहिए, फिर उसको शादी के बंधन में बंधवाना चाहिए। आप उसको ऐसे नहीं, एक्सपेक्टेशंस जो है ना अगर ये देकर भेजेंगी तो वही होगा जो आपके साथ होगा।
और 16 साल की बच्ची से बहुत छोटी है यार, बहुत छोटी है। जैसे जुल्म है बच्चों को। जुल्म है, मैं तो यही कहूँगी कि जुल्म आपने साथ उसके किया है। अब या तो आप उसके ससुराल को समझाएं, क्योंकि आप उसको किस तरह तोड़े मरोड़ेंगे, है ना। एक छोटे से ब्रेक, तो ससुराल वाले खुद अंडरस्टैंड करें कि बच्चे के क्यों लाई इतनी छोटी, बहुत छोटी बहुएं भी चाहिए होती हैं। और अच्छा, बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है छोटी, और वो कहते हैं एज की छोटी हो दिमाग की बड़ी हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिना अब छोटी भी तो चलो 20-21 में कहती हूँ छोटी बच्ची हैं, 22 भी छोटी बच्ची, 16 तो मतलब बहुत ही छोटी। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं और ये यंग बच्चियां समझदारी की बातें बता रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है तुम लोगों से बात करके, क्योंकि अगर इस जनरेशन की बच्चियां ऐसी हैं तो हमारी जनरेशन अच्छे हाथों है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो कहते हैं बच्चियों की तरबियत बहुत मानी रखती है। हाँ। क्योंकि बच्चियों ने जाके सिर्फ अपना घर नहीं चलाना, एक पूरा ख़ानदान चलाना। हाँ, पूरी नस्ल चलानी। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए बहू भी सोच समझ के लानी पड़ती है कि उसने आपकी पूरी नस्ल चलानी और कैसे चलानी। मैं कहती हूँ आपको नमाज में आप दुआएं करते हैं ना, और अगर आप बेटों की भी माएँ हैं तो आप दुआ यही करें दोनों के लिए कि आपके बच्चों के स्पाउसेस अल्लाह ताला उनको अच्छे दे, जो सुकून लेकर आए ज़िंदगी में, दोनों एक दूसरे के। दोनों ये दुआ, बेटे और बेटी के लिए इक्वल दुआ। हाँ बिल्कुल जी। फ़रहीन हमारे साथ हैं और वो क्या सवाल करेंगी जी। अस्सलाम वालेकुम फ़रहीन। वालेकुम अस्सलाम। निदा, मेरी एक छोटी सी उलझन है, सोचा आप लोगों से शेयर करूं तो शायद कोई हल निकल आए। एक्चुअली मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, मगर अगर मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात करूँ तो वो एक्सप्रेसिव, या अगर मैं कहूँ कि रोमांटिक, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी है भी लव मैरिज। तो मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो जो ना थोड़ी से मतलब हर बात कह देते हैं, जो मुंह में आया बोल दिया, या जो बात है वो शेयर कर दी, एक्सप्रेस कर दी। तो वैसे क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो इसलिए अगर जैसे खाने की टेबल पे बैठ रहे हैं तो अगर मैं प्लेट अलग से ले रही हूँ तो उनकी ख्वाहिश होती है कि नहीं मेरे साथ ही खा लो, और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बस हाथ पकड़ लिया मेरा, और अगर गजरे ला रहे हैं तो वो छुपा के नहीं लाएंगे, बल्कि ऐसे ही लेके आ गए कि साथ में रूम में चले गए। लेकिन ये है कि जाहिर है कि एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ नन भी हैं, देवर भी हैं, सास भी हैं, तो ये सारी बातें 2 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेरी सास को ना अब ये बातें ज़रा मायूब लगने लगी हैं। मैंने थोड़े दिन तक तो उनकी नज़रों से महसूस किया, लेकिन कोशिश करती रही कि अपने हस्बैंड को मना करूं कि आप जो ना इस तरह ना करें सबके सामने, तो अच्छा नहीं लग रहा। फिर कल मेरी सास ने मुझे जो ना एक स्ट्रिक्टली नोट, कहते हैं ना फाइनल नोट, दे ही दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब तुम्हारी शादी हो गई है और मुझे मालूम है कि लव मैरिज है, तुम्हारा अपना रूम है, तो ये चाव चोच लेना वहाँ दिखाया करो। अब जाहिर है वो मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, उनकी मदर हैं तो मेरी मदर की तरह हैं, तो मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकती कि मैं तो नहीं कर रही। लेकिन ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर हस्बैंड से कहती हूँ तो शायद वो नाराज़ हो जाएं, और अगर अम्मी से कहती हूँ तो वो भी नाराज़ हो सकती हैं। प्लीज़ आप बताएं मैं क्या करूँ। कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, सो वो वाली बात है। इस तरह मेरे ख्याल से अनमैरिड अगर नंद और देवर वगैरह घर में होते हैं तो शायद वो एक रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा, बट आई थिंक खुद से होना चाहिए। हाँ, खुद से होना चाहिए। बट आई थिंक बिना पर हमारे कल्चर की ये प्रॉब्लम है कि हमने सिर्फ कमरे तक ही महदूद कर दिया। एटलीस्ट आप हाथ पकड़ सकते हो, अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट्स योर स्पाउस, आपके निकाह में है, आप उसके साथ बैठ सकते हो, एक प्लेट में खा सकते हो, ये बड़ी डिसेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो बंदा क्या ही करता है, लेकिन दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ शोइंग लव। हमने कभी नहीं देखा अम्मा अब्बा हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो, क्योंकि नहीं था उनके ज़माने में। दिस इज़ नॉर्मल, बट आजकल मैं कहती हूँ ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए इस चीज़ को कि आप हाथ पकड़ें, ये सुन्नत है। साथ खाना, हंसना, हाथ पकड़ना, इसका भी सवाब है अगर वो आपके निकाह में है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ आपके बच्चों को भी, आपके जब बच्चे हों आप तब भी ये, मैं तो कहती हूँ ज़्यादा करें ताकि वो सीखें कि अपनी बीवी को कैसे प्यार करना है, अपने शौहर को कैसे प्यार करना है, मिलकर जाना है। एक्चुअली ये दोनों जनरेशंस की ना अलग अलग सोच है। मैं आपको बताऊँ, इसके लिए हमें कोई बीच का हल निकालना पड़ेगा। ये बच्चियाँ ये सोचती हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है आजकल के इस दौर में जहाँ हर चीज़ सोशल मीडिया पे है, हर चीज़ पे थोड़ा सा जो है ना ये ज़रूरी हो गया। प्यार सिर्फ दिल में नहीं, थोड़ा सा दिखाना भी पड़ता है। हम जिस ज़माने के हैं ना, हमें होता था कि लाइक
बड़ों के सामने क्या कर रहे हैं, माइंड कर जाएंगे। बात नहीं कर सकते थे बड़ों के सामने, इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे, एक साथ बैठते भी नहीं थे, सब बैठते नहीं थे, दूर दूर बैठते थे, है ना। वो अम्मी बैठी हैं, सास बैठी हैं, ससुर बैठे हैं, तमीज होती है कोई, और इवन के एक बिस्तर में नहीं घुस सकते थे। कि लाइक जैसे मेरी शादी हुई थी तो हमारी नंदें और सर एक वो बेड पे बैठे होते थे, तो एक ही, क्योंकि मुल्तान में बहुत सर्दी होती है दिसंबर में, तो सब एक ही रजाई में बड़ी में घुसे हुए हैं, तो मैं और मेरे मियाँ इकट्ठे नहीं घुस सकते थे उसी रजाई में। अच्छा देखो उन लोगों की क्या, क्योंकि वो उनके वालिदैन भी इस तरह, मैंने मतलब जो, अगर मैं अपने अम्मी अब्बू की बात नहीं करूँगी, वो तो दोनों वर्किंग थे, उनके दिमाग अलग था, लेकिन मैं अगर अपने खाला की बात करूँगी, खाला और जो उनके हस्बैंड थे, मैंने उनको कभी भी एक साथ देखा ही नहीं। बिल्कुल, मुझे बहुत जाके बाद में पता चला, अच्छा ये भी अभी भी है क्या। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते थे, चाहे आपका दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, आपने नहीं उनके बीच में ऐसी एहतराम और इज्जत की बात। और वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग वो भी यही कहते थे कि ये बड़ों का एहतराम नहीं है जो सामने एक दूसरे से खिलखिला रहे हैं, जबकि मायूब बात नहीं थी। अब वही देखिए ना बिना पर, इसमें क्या गलत है, वो गजरे ला रहा है, एक प्लेट से खाना खाना चाह रहा है और हाथ और वेरी नॉर्मल। अब ये है कि जनरेशन चेंज हो चुकी है। बिल्कुल, अब हमने अपनी थोड़ा सा बड़े बुजुर्गों को भी अपने आप को चेंज करना ये गैप कम करना है ना हमने, अगर तो हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा और बच्चों को भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। बच्चों की खुशी में खुश होना चाहिए। अगर वो गजरे ला रहा है तो इसका मोहब्बत मतलब है कि हमने हमारी बेटा खुश करवाई, कितनी अच्छी हमारी शादी की कपल पिक्चर्स। मामा मेरे पिक्चर्स देखकर वही बोल रही थी कि तुम लोग तो इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हो और सब लोग अब आपस में अंडरस्टैंडिंग है। मम्मा की सारी पिक्चर्स ऐसी हैं शादी की, उन्होंने ऊपर भी नहीं देखा। मैंने कहा मम्मा क्यों, कह रही नहीं, बुरा समझा जाता था कि दुल्हन तेज है, दुल्हन हंस रही है, बोल रही है, हमने तो डांस भी किया है भाई। हम भी ऐसे थे कि यूं बैठे हुए, बस मैं अपनी पिक्चर्स देखती हूँ तो मैं यूं ही बैठी हुई हूँ, और मियाँ भी दूर दूर हैं, कोई कहा जाता था दादा हंसता नहीं, ज्यादा दुल्हन हंसती नहीं है, मूवी में नहीं देखना ज्यादा, सामने वीडियो में। बातें अच्छी बात नहीं है, इस तरह नहीं। हमने तो अपनी शादी फुल एंजॉय, हमने तो करनी भी चाहिए। और जबकि बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जो बाबा दादी दादा पुराने हैं, उन्होंने भाई हम तो इन बच्चियों की सुनेंगे, मेरा मशवरा आप नहीं लीजिएगा, आप इन बच्चियों की सुने। जितनी खुशियाँ मिल सकती हैं ना उनको समेट लो, और अगर खुशी इससे मिलती है कि मियाँ गजरा ला के दे रहा है, हाथ पकड़ रहा है, मोहब्बत से देख रहा है, तो अच्छा निदा कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जिनको सुकून नहीं होता। अगर सासू ससुर या घर वाले ऑब्जेक्शन नहीं भी करते तो चाचा ताया ताई फुफ्फा फुफ्फी, अरे उनको देखा वो तो मेहंदी पर लिपट रहे थे, सदका दे दिया करो, सदका दे दिया, मेहंदी पर लिपट रहे थे। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम? हमारे प्रोग्राम का टाइम अब खत्म हो गया है और यहाँ बातें इतनी मजे की हो रही हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने का, और एक दफा फिर आप लोग दोनों को मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोग की नसीब बहुत अच्छी। आमीन। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाए